हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आप लोग मन लगाकर पढ़ रहे भी होंगे। आज हम लोग क्लास 9 का एक बहुत बढ़िया चैप्टर इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज पढ़ने जा रहे हैं। ये क्लास 9 सीबीएसई का लास्ट चैप्टर है। ठीक है, इससे पहले सेल और टिश्यू का लेक्चर आ चुका है। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट, इस चैप्टर को पढ़ने से पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, चैप्टर का नाम क्या है? चैप्टर का नाम है इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। फूड रिसोर्सेज, फूड एक तरह का रिसोर्स है जो सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए जरूरी है। ठीक है, और ये फूड रिसोर्सेज में इंप्रूवमेंट की क्यों जरूरत पड़ा, है ना? व्हाई डू वी नीड, है ना, इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज। तो पहले हम लोग ये टॉपिक्स को समझेंगे कि जरूरत क्यों है, फूड रिसोर्सेज में इंप्रूवमेंट की जरूरत क्यों है। ठीक है, पता है कि फूड हम लोग के लिए कितना जरूरी है। ठीक है, फूड से अगर फूड हम लोग को नहीं मिलेगा तो हम लोग काम नहीं कर पाएंगे, पढ़ाई नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बहुत सारे एक्टिविटी है जो नहीं कर पाएंगे, हमारा बॉडी का ग्रोथ नहीं होगा। ठीक है, एनर्जी नहीं मिलेगा, माइंड का डेवलपमेंट नहीं होगा। ठीक है, इसलिए हम लोग के लिए फूड बहुत जरूरी है। ठीक है, बिना फूड का लाइफ पॉसिबल नहीं है। जिंदा रहने के लिए खाना बहुत जरूरी है। ठीक है, फूड सप्लाइज प्रोटीन। फूड से क्या क्या मिलता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन एंड मिनरल्स। ठीक है, दे आर रिक्वायर्ड फॉर बॉडी डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड हेल्थ। ठीक है, कुछ कुछ खाना से प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन हमारे बॉडी के लिए जरूरी क्यों है? बॉडी बिल्डिंग के लिए। ठीक है, कुछ कुछ खाना से एनर्जी मिलता है। कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी को क्या देता है? एनर्जी, है ना। कुछ कुछ फूड होते हैं जिससे फैट मिलता है ना। कुछ कुछ वेजिटेबल या फूड ही बोल सकते हैं, वेजिटेबल और फ्रूट से क्या मिलता है? विटामिन एंड मिनरल्स मिलता है। और ये सब हमारे बॉडी के लिए क्यों जरूरी है? बॉडी के डेवलपमेंट में, है ना, बॉडी के ग्रोथ में, हेल्थ में, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, हम लोग को खाना मेनली कहां से मिलता है? एग्रीकल्चर सेक्टर, है ना, खेती, है ना, प्लांट, और दूसरा है एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, ये दोनों हम लोग को प्रोवाइड करता है खाना। ठीक है, एनिमल हस्बेंड्री में जैसे मिल्क हो गया, है ना, मीट हो गया, एग हो गया, फिश हो गया, ठीक है, हनी हो गया, ये सब क्या एनिमल हस्बेंड्री में आ जाएगा। और एग्रीकल्चर में वही जैसे प्लांट प्रोडक्ट, है ना, जो भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया राइस, व्हीट, पल्स, ऑयल। ठीक है, ये सब तुम्हारा एग्रीकल्चर से मिलेगा। ठीक है, इंडिया नीड्स ओवर 250 बिलियन टन्स ऑफ ग्रेन एनुअली। पता है ना, हमारे देश में पॉपुलेशन बढ़ रहा है, मतलब कि वर्ल्ड में पॉपुलेशन बढ़ रहा है। ठीक है, वर्ल्ड का, पूरे वर्ल्ड का पॉपुलेशन कितना है बता सकते हो? लगभग 7.9 बिलियन, यानी कि 8 बिलियन पॉपुलेशन है ना। और हमारे इंडिया का सबसे ऊपर है, मतलब इंडिया फर्स्ट नंबर पे आता है ना, पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हमारा देश जो है पहला नंबर पे है। मतलब हमारे देश में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। ठीक है, मतलब जनसंख्या बहुत ज्यादा है, और जनसंख्या बहुत ज्यादा है, लेकिन लैंड क्या है? लिमिटेड है। लैंड तो लिमिटेड है ना, उसी में तो खेती होगा। ठीक है, लैंड लिमिटेड है लेकिन पॉपुलेशन बढ़ रहा है। ठीक है, तो पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो सबको तो खाना चाहिए, है ना, सबको खाना चाहिए। तो उनके खाना, मतलब सब फूड रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा? उसी लिमिटेड लैंड में प्रोडक्शन, यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन में इंप्रूवमेंट करना पड़ेगा। ठीक है, क्रॉप ज्यादा से ज्यादा यील्ड हो ताकि लोगों का रिक्वायरमेंट दूर हो सके। ठीक है, इसीलिए इंप्रूवमेंट जरूरी है फूड रिसोर्सेस में। ठीक है, इंडिया नीड्स ओवर 250 बिलियन टन ऑफ ग्रेन एनुअली। हर साल इंडिया को कितना जरूरी है? कितना टन? 250 बिलियन टन ऑफ ग्रेन एनुअली, इतना जरूरी है। बट कल्टिवेबल लैंड इज लिमिटेड, लेकिन लैंड क्या है? लिमिटेड है। सो इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन एफिशिएंसी ऑफ क्रॉप्स एंड लाइव स्टॉक इज एसेंशियल। इसीलिए क्रॉप में और लाइव स्टॉक में इंप्रूवमेंट जरूरी है। अगर इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे, है ना, इंप्रूवमेंट नहीं करेंगे तो सबका रिक्वायरमेंट दूर नहीं होगा। ठीक है, और सबका रिक्वायरमेंट दूर नहीं होगा तो क्या होगा?
है ना, सर्वाइवल, लोगों का सर्वाइवल क्या होगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए इंप्रूवमेंट किया जा रहा है ताकि जिस लैंड पे पहले 10 टन होता था अनाज, उसी लैंड पे अब 100 टन हो, है ना। सेम लैंड है, लिमिटेड है, मान लीजिए, है ना, एक लैंड है, पीस ऑफ लैंड, उस पे मान लीजिए पहले 10 टन अनाज हो रहा है, तो अब वही क्या हो रहा है, 100 टन हो रहा है। ऐसा क्या कर दिया गया, ऐसा क्या इंप्रूवमेंट कर दिया गया जहां पे 10 टन के अलावा 100 टन हो रहा है। जो 6 महीने में हो रहा था करना अनाज, अब वो 2 महीना में हो जा रहा है। ठीक है, तो वही चीज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर में, कैसे फूड में इंप्रूवमेंट किया जा रहा है, फूड रिसोर्सेज में। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक्स, पहले हम लोग यहां पे देखेंगे बहुत तरह के क्रॉप्स होते हैं। ठीक है, जैसे सीरियल्स, सीरियल्स में क्या आ गया, व्हीट, मेज, मिलेट, सोरगम। ठीक है, ये हो गया सीरियल। सीरियल्स हमको क्या मिलता है, कार्बोहाइड्रेट, और कार्बोहाइड्रेट एनर्जी गिविंग फूड होता है, एनर्जी देने का काम करता है। ठीक है, सीरियल्स। नेक्स्ट है पल्स, पल्स में आ गया ग्राम, पी, ब्लैक ग्राम, ग्रीन ग्राम, पिजन पी, लेंटिल। ठीक है, तो ये क्या है, ये पल्स है, और पल्स से हम लोग को क्या मिलता है, प्रोटीन, है ना, हम लोग जानते हैं, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, ऑयल सीड, ऑयल सीड मतलब ग्राउंड नट, सोयाबीन, मस्टर्ड, है ना, सेसम कैस्टर, सनफ्लावर, लाइन सीड, ये सबसे क्या मिलता है, फैट। ठीक है, फैट मिलता है, फैट भी बहुत जरूरी है। ठीक है, वेजिटेबल और फ्रूट, वेजिटेबल और फ्रूट से क्या मिलता है, विटामिन एंड मिनरल्स, और ये भी हमारे बॉडी के लिए जरूरी है, लेकिन बहुत कम अमाउंट में जरूरी है विटामिन एंड मिनरल्स, लेकिन हाँ जरूरी है क्योंकि ये प्रोटेक्टिव फूड है। ठीक है, अब है डिफरेंट टाइप्स, डिफरेंट क्रॉप्स रिक्वायर डिफरेंट क्लाइमेटिक कंडीशन। ठीक है, टेम्परेचर एंड ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट को हम लोग बोलते हैं फोटो पीरियड। फोटो मतलब लाइट और पीरियड मतलब ड्यूरेशन, मतलब सनलाइट का ड्यूरेशन। जैसे यहां पे हम लोग समझ सकते हैं, अलग, क्या सभी क्रॉप्स को सेम टेम्परेचर चाहिए, सेम सनलाइट चाहिए, सेम क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए? तो आंसर होगा नहीं, नहीं, है ना। अलग अलग क्रॉप्स को अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन चाहिए, अलग अलग टेम्परेचर चाहिए, है ना। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई नॉर्मल प्लांट है, उसको डेजर्ट में ले जाएंगे और डेजर्ट में ग्रो करेंगे तो नहीं होगा ना, क्योंकि उस, मान लो कि राइस है, राइस, अब उसको डेजर्ट में ले जाकर ग्रो करेंगे, होगा ग्रो? नहीं होगा, क्योंकि राइस को क्या चाहिए, बहुत ज्यादा पानी चाहिए, है ना। राइस एक तरह का प्लांट है, पैडी, धान। ठीक है, वो तो डेजर्ट में नहीं होगा क्योंकि उसको तो बहुत ज्यादा पानी चाहिए, और पानी तो वहां नहीं मिलेगा ना। तो हम बोल सकते हैं कि अलग अलग क्रॉप्स को अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग फोटो पीरियड, ठीक है, ये जरूरी होता है। ठीक है, ड्यूरेशन ऑफ सनलाइट इज कॉल्ड फोटो पीरियड, ये याद रखिएगा। फोटो पीरियड नया टर्म होगा, फोटो मतलब लाइट, पीरियड मतलब ड्यूरेशन, कितने समय तक उस प्लांट को सन चाहिए। ठीक है, उसके अकॉर्डिंग 2 टाइप्स का क्रॉप होता है। कितने टाइप्स का? 2 टाइप्स का क्रॉप्स। एक होता है खरीफ क्रॉप और दूसरा होता है रबी क्रॉप। आप लोग क्लास 8 का फर्स्ट चैप्टर, क्रॉप प्रोडक्शन वाला चैप्टर में ये दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं, बस यहां पे एक बार रिवाइज कर दे रहे हैं। ठीक है, रिवाइज करा दे रहे हैं। पहला है खरीफ क्रॉप। खरीफ क्रॉप को हम लोग मानसून क्रॉप कहते हैं। मानसून क्रॉप बोल दो या समर क्रॉप बोल दो, तो खरीफ क्रॉप को हम लोग मानसून क्रॉप कहते हैं या समर क्रॉप कहते हैं। ठीक है, सर क्यों कहते हैं मानसून क्रॉप या समर क्रॉप? क्योंकि इसको बोया जाता है इस टाइम में, है ना, समर या मानसून में बोया जाता है, यानी कि जून के टाइम में बोया जाता है, और उसको ऑटम यानी कि अक्टूबर में हार्वेस्ट किया जाता है। ठीक है, जून में बोया जाएगा और सितंबर अक्टूबर में काट दिया जाएगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। ग्रोन इन हॉट एंड वेट कंडीशन, हॉट एंड वेट कंडीशन में ग्रो किया जाता है। एग्जाम्पल हो गया राइस, मेज, टबाको, पोटैटो, ओनियन, सोयाबीन, मिलेट्स। ठीक है, ज्वार, बाजरा, सुगर कैन, कॉटन, ग्राउंडनट, पल्स, पिजन पी। इतना क्रॉप जो है वो जून जुलाई के महीना में बोया जाता है और सितंबर अक्टूबर के महीना में कटाई कर दिया जाता है। ठीक है, इसीलिए इस क्रॉप्स को हम लोग समर क्रॉप या मानसून क्रॉप कहते हैं, क्योंकि उस टाइम इसको बोया जाता है।
ठीक है, उस टाइम बारिश का मौसम होता है और ये सब क्रॉप्स को पानी की बहुत ज्यादा जरूरत होता है। पानी हो गया और टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, ठीक है, और पानी भी, ठीक है, उस कंडीशन में ये क्रॉप्स होता है। अब नेक्स्ट है रबी क्रॉप्स। रबी क्रॉप्स को हम लोग विंटर क्रॉप्स कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? विंटर क्रॉप्स भी बोलते हैं। विंटर क्रॉप्स। विंटर क्रॉप्स क्यों कहते हैं? क्योंकि इसको विंटर सीजन में बोया जाता है, ठीक है। विंटर सीजन मतलब नवंबर दिसंबर में बोया जाता है और अप्रैल मई में इसको हार्वेस्ट किया जाता है। रबी क्रॉप्स को विंटर क्रॉप्स क्यों कहते हैं? क्योंकि ये विंटर सीजन में बोया जाता है, यानी कि नवंबर दिसंबर में इसको बोया जाता है और अप्रैल मई में इसको काट दिया जाता है, हार्वेस्ट कर दिया जाता है, ठीक है। ये याद रखिएगा। लिखा है ग्रोन इन कोल्ड एंड नियरली ड्राई कंडीशन। उस सीजन में देखे होंगे, ड्राई सीजन में ड्राई होता है, मतलब कि विंटर सीजन में ड्राई होता है मौसम। ड्राई मतलब पानी उनी नहीं होता है, ठीक है। और रबी क्रॉप्स को पानी की जरूरत नहीं है, मॉइस्चर की जरूरत है, नमी की जरूरत है, ठंडा की जरूरत है, और उस सीजन में ही ये ग्रो होता है। एग्जाम्पल हो गया वीट, मस्टर्ड, पी, बार्ली, ग्राम, लाइनसीड, ठीक है। तो अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन के अकॉर्डिंग दो टाइप्स हम लोग पढ़ लिए, खरीफ क्रॉप और रबी क्रॉप, ठीक है। खरीफ क्रॉप को समर क्रॉप या मानसून क्रॉप कहते हैं, क्योंकि इसको हम लोग जून जुलाई में बोते हैं और अगस्त सितंबर अक्टूबर में काट दिया जाता है, यानी कि हार्वेस्ट कर लिया जाता है। एग्जाम्पल हो गया पैडी, है ना, पैडी यानी कि राइस, मेज, टोबैको, पोटैटो, ग्राउंडनट, ठीक है, पल्सेस, पिजन पी, ठीक है। रबी क्रॉप को विंटर क्रॉप कहते हैं क्योंकि इसको नवंबर दिसंबर में बोया जाता है और मार्च अप्रैल में या अप्रैल मई में हार्वेस्ट कर लिया जाता है, ठीक है। एग्जाम्पल वीट, मस्टर्ड, पी, बार्ली, ग्राम, लाइनसीड, ठीक है। तो ये हो गया आपका रबी क्रॉप और खरीफ क्रॉप। नेक्स्ट देखिए, इस टॉपिक को समझने से पहले हम लोग कुछ और चीज को समझेंगे, ठीक है। जैसे जब हमारा देश आजाद हुआ था, है ना, जब हम लोग को फ्रीडम मिला था, तो उस समय अंग्रेज, पता है अंग्रेज हमारे देश को कितना लूटा है ना। पहले हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाती थी, ठीक है, लेकिन अंग्रेज लोग सब सोना को ले गया और अपने घर जाकर घर बना लिया, ठीक है, अमीर हो गया सब कोई, ठीक है। तो हमारा देश में से जब अंग्रेज लोग गया, ठीक है, तो हमारे देश में जो सरकार बना, नया सरकार, है ना, इंडियन, ठीक है, उनके सामने पहला चुनौती क्या था? गरीबी। क्या था? भूखमरी, गरीबी नहीं, भूखमरी मतलब हंगर, ठीक है। मतलब लोगों का सबसे जरूरी चीज क्या है? खाना, है ना, और लोगों को खाना तक मिल नहीं पा रहा था। क्यों? क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर सेक्टर में उतना अच्छा एग्रीकल्चर सेक्टर नहीं था, क्योंकि ट्रेडिशनल तरीका से क्या हो रहा था? फार्मिंग हो रहा था, जिससे बहुत स्लो और बहुत कम, है ना, क्रॉप्स ग्रो हो रहा था, जिसकी वजह से सभी को प्रॉपर नहीं मिल रहा था खाना, ठीक है। अब सरकार ये प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेगी, है ना, तो सरकार क्या की कि बहुत सारा रेवोल्यूशन लाए, बहुत सारा रेवोल्यूशन मतलब एक तरह से खेती में क्रांति, है ना। खेती इन द सेंस प्रोडक्शन हो, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, ताकि लोगों का नीड पूरा हो सके। तो सरकार ने क्या चलाया? रेवोल्यूशन चलाया, है ना। बहुत सारा रेवोल्यूशन था, ठीक है। जैसे कि हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं कौन सा रेवोल्यूशन था। ग्रीन रेवोल्यूशन, ये सब रेवोल्यूशन का मेन मकसद क्या था? मेन मकसद यही था ताकि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, प्रोडक्शन पे फोकस किया ताकि लोग भूखे ना मरे, ठीक है। तो ग्रीन रेवोल्यूशन का मेन मकसद था कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो। ग्रीन रेवोल्यूशन जो इंडिया में लेकर आए थे वो थे MS स्वामीनाथन, इसलिए इनको हम फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन MS स्वामीनाथन। ठीक है। अब ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या हुआ?
कि ग्रेन के प्रोडक्शन में ज्यादा जोर दिया जाने लगा। ठीक है, जैसे ग्रेन में आ गया क्या, ग्रेन में आ गया राइस, व्हीट, है ना, ये सब के प्रोडक्शन पे ज्यादा फोकस किया जाने लगा। ठीक है सर, कैसे किया जाने लगा? तो बहुत अलग अलग तरह के मशीन आया, है ना, टेक्नोलॉजी का मतलब एक तरह से हमारे इंडियन सेक्टर में, इंडियन फार्मिंग सेक्टर में पहले जो चीज ह्यूमन लेबर से होता था, अब वो मशीन जो कर रहा है ना, मशीन से फास्ट हो जा रहा है, इरिगेशन व्यवस्था सुधारा गया। ठीक है, और क्या, जो सीड होता है वो HYV सीड का यूज किया जाने लगा, है ना। नॉर्मल सीड और HYV सीड में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। ठीक है, अगर नॉर्मल सीड से अगर बहुत 2 kg अनाज ग्रो हो रहा है मान लो, है ना, तो वही सेम सीड HIV वाला होगा, HYV वाला सीड होगा तो उससे 10 kg होगा। मतलब नॉर्मल सीड, सेम नॉर्मल सीड लेते हैं और सेम HYV सीड लेते हैं। ठीक है, और अगर सेम नॉर्मल सीड से अगर 2 kg अनाज हो रहा है तो उसी HYV सीड से 10 kg अनाज होगा। मतलब कि इसको हाई एल्डिंग वैरायटी कहते हैं, मतलब बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है इस सीड से, तो HYV सीड का यूज किया जाने लगा। ठीक है, और क्या, फर्टिलाइजर्स का यूज किया जाने लगा, है ना। फर्टिलाइजर जो है जल्दी फास्ट ग्रोइंग में हेल्प करता है ना, जल्दी जल्दी ग्रो होने लगा, लोगों का नीड पूरा होने लगा। ठीक है, और बहुत सारे रेवोल्यूशन चलाया गया। पहला रेवोल्यूशन है, दूसरा रेवोल्यूशन आया व्हाइट रेवोल्यूशन। व्हाइट रेवोल्यूशन क्यों आया था? ताकि मिल्क का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, है ना, मिल्क के लिए, ताकि मिल्क का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो। येलो रेवोल्यूशन भी आया। येलो रेवोल्यूशन क्यों आया? ताकि ऑयल का प्रोडक्शन ज्यादा हो, ऑयल का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, फिर ब्लू रेवोल्यूशन भी आया। ब्लू रेवोल्यूशन क्यों आया? ताकि फिश का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो, फिश का प्रोडक्शन, है ना, क्योंकि फिश से प्रोटीन मिलता है। ठीक है, गोल्डन रेवोल्यूशन क्यों आया? इसको किया गोल्डन रेवोल्यूशन? ताकि पल्स का प्रोडक्शन ज्यादा से ज्यादा हो। ठीक है, तो ये कुछ रेवोल्यूशन स्टार्ट किए गए ताकि प्रोडक्शन, यानी कि फूड को ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस किया जा सके। ठीक है, ताकि लोगों का नीड पूरा हो सके। ठीक है, तो ग्रीन रेवोल्यूशन ग्रेन यानी राइस और व्हीट के प्रोडक्शन के लिए, व्हाइट रेवोल्यूशन मिल्क के लिए, येलो रेवोल्यूशन ऑयल के लिए, ब्लू रेवोल्यूशन फिश के लिए, गोल्डन रेवोल्यूशन पल्स के लिए। ठीक है, लेकिन जब ये ग्रीन रेवोल्यूशन का यूज किया जाने लगा तो फर्टिलाइजर्स, HYV सीड्स का यूज किया जाने लगा। ठीक है, इसकी वजह से जो है ना, लोगों का तो सरकार का मेन मकसद क्या था कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो और लोग भूख से ना मरे। लेकिन कोई ये ध्यान नहीं दिया, सॉइल का फर्टिलिटी खराब हो रहा है ना, फूड का जो क्वालिटी है वो अच्छा नहीं हो रहा है, ये सब पे ध्यान नहीं दिया गया। ठीक है, तो ये परमानेंट सोल्यूशन नहीं है कि ज्यादा से ज्यादा फर्टिलाइजर यूज कर रहे हैं, है ना, ज्यादा से ज्यादा HYV सीड यूज कर रहे हैं। इससे क्या होगा ना कि हेल्थ भी खराब होगा। ठीक है, और हम लोग खाना क्यों खाते हैं? जिंदा रहने के लिए। अगर वैसा खाना मिल जाए जिसको खाकर हम मर जाएं, है ना, तो उससे अच्छा है कि खाना नहीं खाएं, है ना, ऐसे ही मर जाए। समझ रहे हैं ना? तो सॉइल का क्वालिटी खराब होने लगा, है ना, मतलब एक तरह से नेचुरल है उसको बहुत ज्यादा डिग्रेड किया ये सब। ठीक है, तो ये ऐसा इंप्रूवमेंट होना चाहिए ना फूड रिसोर्सेस में, जिसमें सॉइल डिग्रेड ना हो, सॉइल खराब ना हो, है ना, क्वालिटी भी अच्छा हो। ठीक है, उसी लिए इंप्रूवमेंट किया जाने लगा, है ना। इंप्रूवमेंट मतलब परमानेंट सॉल्यूशन। कैसा इंप्रूवमेंट किया जाने लगा? ताकि सॉइल का फर्टिलिटी भी लूज ना हो और अच्छा प्रोडक्शन भी हो, हाई यील्डिंग प्रोडक्शन हो। ठीक है, और सभी लोगों का नीड पूरा हो सके। ठीक है, तो क्रॉप यील्ड को इंप्रूव करने के लिए 3 तरीका है, इस चैप्टर में पढ़ना है 3 तरीका। पहला है क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। पहला क्या है? क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। दूसरा हम लोग पढ़ेंगे क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। तीसरा फिर पढ़ेंगे क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, पहला क्रॉप
के वैरायटी कैसे इंप्रूव करेंगे, दूसरा क्रॉप प्रोडक्शन हो जाएगा तो उसको कैसे मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है, फिर क्रॉप हो जाएगा तो उसको प्रोटेक्शन कैसे करेंगे, ठीक है, और ये तीनों बहुत जरूरी है और इसी पे डिपेंड करता है हाई यील्डिंग ऑफ क्रॉप्स, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन। अगर तीन पे ध्यान देंगे तो हम लोग को ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा, लोगों के नीड पूरा होगा और साथ ही साथ अच्छा क्वालिटी का मिलेगा, सॉइल का फर्टिलिटी लूज नहीं होगा, सॉइल का फर्टिलिटी रिटेन रहेगा, ठीक है। तो हम लोग वन बाय वन पढ़ेंगे। हम लोग पहला पढ़ेंगे क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, ठीक है। क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट क्या होता है? इट इज द टेक्निक और द स्किल ऑफ सिलेक्शन ऑफ द बेस्ट वैरायटी ऑफ क्रॉप्स फॉर वेरियस डिजायरेबल कैरेक्टर्स एंड इनकॉर्पोरेटिंग दीज कैरेक्टर्स इनटू द क्रॉप्स ऑफ द नेक्स्ट जनरेशन। देखिए, क्रॉप वैरायटी का मतलब होता है ना अलग अलग वैरायटी का क्रॉप होना। अलग अलग वैरायटी मतलब देखते होंगे आम है, आम में क्या है, एक तरह का आम फ्रूट है, उसका देखते हैं समर के सीजन में कितना सारा वैरायटी आता है, आम का आता है ना, वो सब आम का अलग अलग वैरायटी कैसे आया, है ना। तो देखिए आम का बहुत सारा वैरायटी है, बहुत सारा, चावल का भी बहुत सारा वैरायटी है, हर चीज का बहुत सारा वैरायटी है ना, हर चीज, फ्रूट है ना, फ्रूट का ही ले लो, बहुत तरह के वैरायटी देखने को मिलता है, ठीक है। सेब है तो सेब का भी बहुत सारा वैरायटी है, देखिए हो ना, ये सब बहुत सारा वैरायटी है। तो क्रॉप वैरायटी कैसे इंप्रूव करेंगे, है ना, ताकि कोई भी टेम्परेचर, है ना, कोई भी क्लाइमेटिक कंडीशन, ठीक है, उसमें ढल जाए, वो ऐसा वैरायटी बनाएंगे, है ना, उस प्लांट को जल्दी बीमार नहीं होगा, वो प्लांट जल्दी, उसमें बैक्टीरिया नहीं लगेगा, उसको कोई खाएगा नहीं, चूहा हुआ भी नहीं खाने का, डरने से डरेगा, और उससे ज्यादा प्रोडक्शन भी होगा, ठीक है। और मतलब कि इस तरीका की वैरायटी बनाएंगे ना क्रॉप्स का कि वो हर सिचुएशन में खुद को संभाल ले, है ना। जैसे मम्मी पापा जो हैं आप लोग को ऐसा बनाने का कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग हर सिचुएशन, हर प्रॉब्लम को कॉन्फिडेंट होकर, है ना, उसको फेस कर सके, है ना, बनाने का तो कोशिश है ना। आप लोग बनना ना चाहें वो आप पे डिपेंड करता है, लेकिन मम्मी पापा तो कोशिश कर रहे हैं कि आपका जो वैरायटी हो, मतलब आप में जो इंप्रूवमेंट हो, ऐसा इंप्रूवमेंट हो कि आप गलत सही में फर्क जान सके, है ना, और कोई भी प्रॉब्लम, आने वाला चुनौती या कोई भी प्रॉब्लम को डट कर सामना कर सके, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्रॉप के वैरायटी को इंप्रूव करेंगे। क्रॉप के वैरायटी, अगर मान लीजिए आपका अच्छा से विकास होगा, मम्मी पापा जो है अपना वो दे रहे हैं योगदान ताकि आप अच्छा से ग्रो हो, है ना, पढ़ाई लिखाई करें, तो आपकी जनरेशन जो आने वाला है वो भी अच्छा निकलेगा, ठीक है। तो यहां पे क्रॉप की वैरायटी को इंप्रूव करेंगे ताकि वो हर सिचुएशन को फेस कर सके, है ना। थोड़ा सा टेम्परेचर बढ़ा, प्लांट सूख गया, नहीं, ऐसा ही वैरायटी इंप्रूव करेंगे ताकि वो किसी भी टेम्परेचर में खुद को संभाल सके, है ना। बैक्टीरिया खाने से पहले सोचे क्या हम खाएंगे तो हम ही मर जाएंगे, ठीक है। हल्का पानी अगर ना मिले फिर भी वो स्टेबल हो सके, ठीक है। ऐसा नहीं कि पानी नहीं मिला तुरंत सूख गया, नहीं। तो इस तरीका से वैरायटी इंप्रूव करेंगे, है ना। और ये वैरायटी केवल एक ही प्लांट के लिए नहीं होगा, आने वाला जनरेशन वाला जो प्लांट होगा उसके लिए भी होगा। तो हम कैसे वैरायटी इंप्रूव करेंगे, ठीक है। तो पहला है हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। हम लोग हाइब्रिडाइजेशन, व्हाट इज हाइब्रिडाइजेशन, अभी हम लोग देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन से हम लोग क्रॉप वैरायटी इंप्रूव कर सकते हैं। सर कैसे हाइब्रिडाइजेशन? पहले हम लोग देखते हैं हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग क्या होता है। हाइब्रिडाइजेशन मीन्स इट इज द टेक्निक ऑफ क्रॉसिंग बिटवीन टू जेनेटिकली डिसिमिलर प्लांट। मतलब अलग अलग प्लांट के बीच में क्रॉसिंग करा देना, ठीक है। अब जब क्रॉसिंग कराएंगे तो एक नया प्लांट आएगा और उसका वैरायटी इंप्रूव्ड वैरायटी होगा और अच्छा वैरायटी वाला क्रॉप होगा, ठीक है। द वैरायटी प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग दिस टेक्निक इज कॉल्ड हाइब्रिड, ठीक है। और इस वैरायटी से जो इस टेक्निक से जो वैरायटी आता है, नया वैरायटी ऑफ क्रॉप, उसको बोलते हैं हाइब्रिड। सर नहीं समझ में आया। देखिए
कोई भी दो प्लांट है उसके बीच में क्या करेंगे, क्रॉसिंग करवा देंगे, उससे जो नया प्लांट आएगा वो इंप्रूव्ड क्वालिटी का होगा, है ना, इंप्रूव्ड वैरायटी होगा। सर और अच्छे से समझाइए। देखिए एक प्लांट है, ठीक है, एक प्लांट है, ये प्लांट कैसा है, डिजीज रेसिस्टेंट है, मतलब इसको डिजीज रेसिस्टेंट मतलब, ठीक है, एक प्लांट है जो डिजीज रेसिस्टेंट है, ठीक है, और दूसरा प्लांट है हाई यील्ड देता है, मतलब डिजीज रेसिस्टेंट मतलब इसको जल्दी बीमारी नहीं होगा, मतलब समझ रहे हो, रेसिस्टेंट है, डिजीज रेसिस्टेंट, ठीक है। और एक प्लांट है जिसका प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है, मतलब ये प्लांट जो है डिजीज रेसिस्टेंट है लेकिन हाई यील्ड नहीं है, और जबकि ये हाई यील्ड है लेकिन डिजीज रेसिस्टेंट नहीं है, ऐसा समझो अच्छा से एकदम। मान लो ये प्लांट है जो डिजीज रेसिस्टेंट है लेकिन हाई यील्ड नहीं है, जबकि ये हाई यील्ड है लेकिन डिजीज रेसिस्टेंट नहीं है, तो क्या करेंगे, दोनों को क्या करेंगे, क्रॉसिंग करवा देंगे, दोनों के बीच में क्रॉसिंग करवा देंगे। और जब दोनों के बीच में क्रॉसिंग करवा देंगे तो जो नया आएगा, है ना, नया जो आएगा वो क्या होगा, डिजीज रेसिस्टेंट भी होगा और हाई यील्ड भी होगा, ठीक है, मतलब उसमें डिजीज रेसिस्टेंट मतलब डिजीज भी नहीं होगा और हाई यील्ड भी देगा, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन भी देगा, ठीक है। तो ये देख रहे हैं ना, ये नया वैरायटी आ गया, और इसी तरीका से वैरायटी इंप्रूव होता है। तुम ध्यान से सुनिए, देखिए एक प्लांट है, ये डिजीज रेसिस्टेंट है लेकिन हाई यील्ड नहीं है, जबकि ये हाई यील्ड है लेकिन डिजीज रेसिस्टेंट नहीं है। अगर ये रहेगा तो ये डिजीज रेसिस्टेंट बीमारी तो नहीं होगा लेकिन यील्ड कम देगा, जबकि ये हाई यील्ड देगा लेकिन बहुत ज्यादा खराब भी हो जाएगा एक तरह से, क्योंकि डिजीज रेसिस्टेंट नहीं है। अब दोनों के बीच में जब हम लोग क्रॉसिंग करवा दिए तो जो नया वैरायटी आया उसमें डिजीज रेसिस्टेंट भी होगा और हाई यील्ड भी होगा, ठीक है। तो ये इंप्रूव्ड वैरायटी है, और इसी इंप्रूव्ड वैरायटी को हम लोग लेकर चलते हैं, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन में भी इंटरवेराइटल, ठीक है, इंटरवेराइटल मतलब अलग अलग वैरायटी के बीच में क्या होगा, अलग अलग वैरायटी के बीच में हाइब्रिडाइजेशन करवा सकते हैं, ठीक है। इंटर स्पेसिफिक बिटवीन टू स्पेसीज ऑफ सेम जीनस, है ना, सेम जीन का दो स्पेसीज के बीच में भी हम लोग हाइब्रिडाइजेशन करवा सकते हैं। इंटरजेनिक बिटवीन डिफरेंट जेनरा, है ना, दो जेनस के बीच में भी हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, ठीक है। आम का इतना सारा वैरायटी देख रहे हैं, वो कैसे आया, हाइब्रिडाइजेशन की वजह से। क्लियर हो गया। हाइब्रिडाइजेशन मतलब दो डिसिमिलर प्लांट के बीच में क्रॉसिंग करवाकर एक जो नया प्लांट आएगा वो नया इंप्रूव्ड वैरायटी का क्रॉप होगा या न्यू वैरायटी होगा, ठीक है। और इसी को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन इंटरवेराइटल भी हो सकता है, इंटर स्पेसिफिक भी होगा, इंटरजेनिक भी होगा, ठीक है। क्लियर, आई होप क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। अब ये पॉइंट देखिए, द न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप्स ऑब्टेन बाय हाइब्रिडाइजेशन आर कॉल्ड हाई यील्डिंग वैरायटी। मतलब जो नया वैरायटी आया हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से, उस नया वैरायटी को हम लोग बोलेंगे हाई यील्डिंग वैरायटी। हाई यील्डिंग मतलब ज्यादा प्रोडक्शन देना, ठीक है, उसी को बोलते हैं HYV सीड्स, ठीक है। प्रोडक्शन ऑफ HYV सीड्स हैज लेड टू एन इंक्रीज इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, और ये HYV सीड का यूज करके हम लोग ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो HYV सीड कैसे बना, हाइब्रिडाइजेशन टेक्निक से। और HYV सीड क्या है, जिससे ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होता है। और HYV सीड समझ रहे हो ना, एक इंप्रूव्ड वैरायटी है ना, मतलब क्रॉप का इंप्रूव्ड वैरायटी है। समझ में आ गया। नेक्स्ट है दूसरा तरीका। देखिए दूसरा तरीका क्या है, दूसरा तरीका है, ये सेकेंड मेथड है। पहला मेथड था हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा मेथड है जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तरह से एग्जाम में आएगा। जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होता है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स आर प्लांट्स whose DNA has been changed using modern biotechnology to introduce desirable traits, ठीक है, from another organism। सर नहीं समझ में आया, है ना, सर आप क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। तो देखिए बोल रहा है कि जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स क्या होता है, प्लांट्स होता है,
ठीक है, जिसका डीएनए को चेंज किया जाता है, जिसमें डीएनए जो होता है ना, डीएनए चेंज कर देंगे। सर डीएनए चेंज हो जाएगा? हाँ, डीएनए चेंज कर सकते हैं। कैसे? बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू। ठीक है, मतलब हम लोग का साइंस बहुत आगे हो गया ना, साइंस बहुत ज्यादा आगे है हम लोग। ठीक है, तो बायोटेक्नोलॉजी मॉडर्न टेक्निक से हम लोग किसी भी क्रॉप्स का डीएनए चेंज कर सकते हैं। ठीक है, टू इंट्रोड्यूस डिजायरेबल ट्रेट्स, ठीक है, फ्रॉम अनदर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, यहां पे आपको समझना है, इसको हम लोग जीएमसी भी बोलते हैं और जीएमओ भी बोलते हैं। ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स या जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें हम लोग क्या करते हैं, क्रॉप्स के डीएनए को चेंज कर देते हैं। ठीक है, किसके अकॉर्डिंग? जैसे मान लो हम लोग यहां पे लेते हैं बीटी कॉटन का एग्जांपल। बीटी कॉटन, बीटी मतलब सर, बीटी मतलब होता है बेसिलस थ्यूरिंगिनेसिस, है ना, बेसिलस थ्यूरिंगिनेसिस कॉटन। ठीक है, देखो कॉटन पहले क्या होता था ना, मतलब कि कॉटन प्लांट में बैक्टीरिया, है ना, बैक्टीरिया लग जाता था। क्या लग जाता था? बैक्टीरिया। ठीक है, अब बैक्टीरिया क्या करता था, उस प्लांट को खराब कर देता था। ठीक है, तो उसको क्या किया गया, जेनेटिकली मॉडिफाइड किया, मतलब उसका जो डीएनए है, जीन है, अब वो जीन जो है, अब उसको किससे डर है? वो बैक्टीरिया से। अब क्या किया गया, उसके जीन में ऐड कर दिया गया कौन सा? डिजायरेबल ट्रेट्स। डिजायरेबल ट्रेट्स को ऐड कर दिया गया, मतलब वो जो बैक्टीरिया खा रहा था ना उसको, उसी के दुश्मन को उसमें ऐड कर दिया गया, उसके जीन में, उसके डीएनए में चेंज कर दिया गया। कैसे सर? उसके डीएनए में एक बैक्टीरिया जो बैसिलस थ्यूरिंगिनस बैक्टीरिया होता है, उसको ऐड कर दिया गया। सर उसका डीएनए चेंज हो गया, जीन चेंज हो गया, तो फिर हाँ, अब उसको डर लगता था किससे? बैक्टीरिया से। ठीक है, अब वो बैक्टीरिया आएगा ना खाने, अब वो उसके पास एक सुपर पावर आ गया। एक तरह से कॉटन के पास क्या आ गया? सुपर पावर। ठीक है, सुपर पावर कैसे आया? जीएमसी के थ्रू, मतलब उसके जीन में क्या किए हम लोग, उसी बैक्टीरिया का दुश्मन को जोड़ दिए। अब जब वो बैक्टीरिया उसको खाएगा ना, तो खुद मर जाएगा। अब उसको खाएगा तो खुद मर जाएगा बैक्टीरिया, अब उसको कोई हानि नहीं होगा उस कॉटन को। ठीक है, तो इसीलिए उसको बोला गया बीटी कॉटन। क्या बोला गया? बीटी कॉटन। और ये बीटी कॉटन कैसे बना? जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। देख लो, इंप्रूव हुआ ना, इंप्रूव। पहले वो बैक्टीरिया खराब कर देता था कॉटन को, लेकिन अब जीन को चेंज कर दिए, उसका जीन को, उसके जीन में क्या किए, उसी के दुश्मन को ऐड कर दिए। ठीक है, अब वो बैक्टीरिया खाएगा तो खुद मर जाएगा। तो एक तरह से बीटी कॉटन क्या हो गया? सुपर पावर आ गया बीटी कॉटन में। ठीक है, हम लोग उसको सुपर पावर दे दिए, ले लो भाई, कोई बैक्टीरिया तुमको खाएगा खुद मर जाएगा। ठीक है, तो आप ऐसा समझ सकते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक है, तो हम लोग यहां पे देखें कि क्रॉप के वैरायटी को दो तरीका से इंप्रूव कर सकते हैं। पहला है हाइब्रिडाइजेशन और दूसरा है जीएमसी, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स। क्लियर हो गया? अब हम लोग देखेंगे की फैक्टर्स फॉर वैरायटी इंप्रूवमेंट। ठीक है, वैरायटी को इंप्रूव किया गया, है ना, किस लिए किया गया, क्यों किया गया? ठीक है, तो कुछ कुछ फैक्टर है ना, उस फैक्टर को झेलने के लिए ही इंप्रूवमेंट किया गया। पहला फैक्टर है हायर यील्ड। हायर यील्ड मतलब एक छोटे से लैंड में या पर हेक्टेयर, है ना, प्लांट का जो प्रोडक्शन होगा ज्यादा से ज्यादा होगा। अगर हम लोग क्रॉप का वैरायटी इंप्रूव कर दिए हैं, तो हम इसी उद्देश्य से किए हैं कि पहले जिस लैंड पर 10 टन अनाज हो रहा था, अब उसी लैंड पे क्या होगा? 100 टन होगा। ठीक है, तो पहला फैक्टर हायर यील्ड होगा। ठीक है, हायर यील्ड मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन होगा। सेकेंड फैक्टर इंप्रूव्ड क्वालिटी। इंप्रूव क्वालिटी मतलब जो प्रोडक्शन हो रहा है उसका क्वालिटी भी अच्छा होगा, है ना। थोड़ा सा खा लिए पेट भर गया या प्रोटीन मिल गया, समझ रहे हो ना, तो क्वालिटी भी इंप्रूव रहेगा। तीसरा है बायोटिक रेसिस्टेंट, बायोटिक, और चौथा है ए बायोटिक। बायोटिक मतलब जैसे कि लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे बैक्टीरिया, रोडेंट, है ना, जर्म्स वगैरह, जो प्लांट को क्या करता है? हार्म पहुंचाता है, हानि पहुंचाता है।
अब ऐसा इंप्रूवमेंट किए है ना वैरायटी में कि अब उसको किसी से डर नहीं है ना, कोई भी बायोटिक फैक्टर आ जाए, है ना, बैक्टीरिया जर्म्स वगैरह कुछ भी आ जाए, उसको डर नहीं है। ठीक है, क्योंकि हम ऐसा इंप्रूवमेंट कर दिए गए कि उसको बैक्टीरिया से डर नहीं लग रहा है, जर्म से डर नहीं लग रहा है, ठीक है, फंगी से डर नहीं लग रहा है, इंसेक्ट से डर नहीं लग रहा है। ठीक है, एबायोटिक रेसिस्टेंस, एबायोटिक में आ गया जैसे ड्राउट, सैलिनिटी, हीट, कोल्ड, फ्लड। ठीक है, अब ऐसा इंप्रूवमेंट किया गया वैरायटी में ताकि ये वो इंप्रूव वैरायटी जो है ये सब कुछ झेल सके, थोड़ा बहुत स्टेबल कर सके ऐसा सिचुएशन जब क्रिएट हो। मान लो ड्राउट पड़ गया, सैलिनिटी हो गया, हीट हो गया, कोल्ड हो गया, फ्लड आ गया, उस केस में वो खुद को स्टेबल कर सके। ठीक है, एबायोटिक रेसिस्टेंट हो। पांचवा है चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन। चेंज इन मैच्योरिटी ड्यूरेशन मतलब इसको हम लोग समझेंगे ऐसे, जैसे मान लो कि कोई क्रॉप्स को हम लोग ग्रो किए, ठीक है, अब जर्मिनेशन से लेकर तैयार होने तक वो क्रॉप्स को मान लो टाइम पहले लग रहा है 6 महीना, पहले टाइम लगता था जर्मिनेशन से लेकर मैच्योरेशन पीरियड यानी कि तैयार होने तक का टाइम लगता था 6 महीना। लेकिन अब हम ऐसा इंप्रूव किए वैरायटी को, मतलब ऐसा वैरायटी लाए, ठीक है, जिसमें क्या हो जा रहा है, वो 2 महीना में ही तैयार हो जा रहा है। ग्रो किए, जर्मिनेट हुआ, 2 महीना के बाद मैच्योर हो गया, मतलब उसको कटाई कर सकते हैं अब। तो जो 6 महीना में हो रहा था अब वो क्या मैच्योरेशन पीरियड क्या हो गया, शॉर्ट हो गया, कम हो गया, अब 2 महीना में ही कटाई हो जा रहा है। तो देख रहे हो, जो 6 महीना में हो रहा था अब 2 महीना में हो रहा है। अब इससे क्या हो सकता है, हम 3 बार उसी क्रॉप्स को उस टाइम में ग्रो कर सकते हैं, रोटेशन कर सकते हैं। ठीक है, टू डेवलप शॉर्ट ड्यूरेशन वैरायटी दैट मैच्योर फास्टर अलोइंग मल्टीपल क्रॉप्स इन अ ईयर। ठीक है, अब जो 1 साल में 1 बार हो रहा था अब 1 साल में बहुत बार होकर आ सकते हैं, क्योंकि मैच्योरेशन पीरियड क्या हो गया, कम हो गया। जो 6 महीना में या जो 1 साल में क्रॉप हो रहा है अब उसको वो कम समय में हो रहा है। ठीक है, क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि हम वैरायटी इंप्रूव कर दिए। ठीक है, और वो वैरायटी इंप्रूव कैसे किए, हाइब्रिडाइजेशन और जीएमओ। छठा है वाइडर एडेप्टेबिलिटी। वाइडर एडेप्टेबिलिटी मतलब कि वो कहीं भी, है ना, कहीं भी वो ग्रो हो सकता है, किसी भी मिट्टी में हो सकता है। ठीक है, ऐसा टू क्रिएट वैरायटी दैट कैन ग्रो वेल इन डिफरेंट क्लाइमेट एंड सॉइल कंडीशन। किसी भी तरह का सॉइल कंडीशन हो, अगर कम न्यूट्रिएंट वाला भी सॉइल होगा उसमें भी ग्रो हो जाएगा। किसी भी तरह का क्लाइमेट हो, उसको बहुत टेम्परेचर चाहिए लेकिन वहां कम टेम्परेचर है हल्का, तो उसमें भी वो ग्रो हो जाएगा। ठीक है, ये कैसा पॉसिबल हुआ, कब पॉसिबल हुआ, वही क्रॉप वैरायटी इंप्रूव किए तब। 7वां है डिजरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। डिजरेबल एग्रोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब टू इंप्रूव प्लांट ट्रेड्स लाइक ड्वार्फनेस इन व्हीट एंड राइस प्लांट। ठीक है, ब्रांचिंग एंड लॉजिंग रेसिस्टेंट, है ना, सो प्लांट डोंट फॉल। अब जैसे राइस का हो गया, व्हीट का प्लांट, उसको इतना बड़ा बड़ा होने की जरूरत नहीं है, ब्रांचिंग होने की उतनी जरूरत नहीं है, वो छोटा में भी हो सकता है ना। तो ऐसा इंप्रूव्ड वैरायटी बनाना कि वो राइस और व्हीट का प्लांट छोटा ही हो और वो छोटा ही में प्रोडक्शन दे दे। सर इससे क्या फायदा है, इससे यही फायदा है ना कि सॉइल को वो न्यूट्रिएंट ज्यादा यूज नहीं करेगा। अगर बहुत ज्यादा ब्रांच निकल रहा है, बड़ा हो रहा है, तो वो सॉइल का ज्यादा न्यूट्रिएंट यूज करेगा। ठीक है, इसलिए सॉइल का फर्टिलिटी भी लूज होगा। इसलिए ऐसा इंप्रूव वैरायटी बनाए कि वो प्लांट ज्यादा छोटा ही रहे, उसमें ही प्रोडक्शन हो जाए और सॉइल का न्यूट्रिएंट भी उतना यूज ना करे। ठीक है, चाहे फॉडर हो गया जो प्लांट वगैरह खाता है, उसको बहुत ज्यादा ब्रांचिंग की जरूरत नहीं है, लंबा हो जाए और थोड़ा सा ब्रांच हो जाए। ठीक है, तो इस तरीका से इंप्रूव्ड वैरायटी किया गया है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक्स। नेक्स्ट टॉपिक है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। पहला था क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, दूसरा है क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट। ठीक है, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट रिफर्स टू कंट्रोलिंग डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन टू ऑब्टेन द मैक्सिमम एंड बेस्ट यील्ड। अच्छा से अच्छा उपज हो, ज्यादा से ज्यादा उपज हो, इसीलिए हम लोगों को क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट करना होगा। क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट, है ना, ताकि अच्छा से ज्यादा उपज हो। ठीक है, अब बताइए जो प्रोडक्शन है वो किस चीज पे डिपेंडेंट है। पहला है कि सॉइल का जो टेक्सचर हो, सॉइल अच्छा होना चाहिए, है ना। अब सॉइल अच्छा क्यों हो, कब होगा, जब उसमें न्यूट्रिएंट होगा, क्योंकि प्लांट को क्या चाहिए, न्यूट्रिएंट।
हमको भी तो न्यूट्रिएंट चाहिए, हम लोग को भी तो न्यूट्रिएंट चाहिए, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट हमारे बॉडी के डेवलपमेंट के लिए। उसी तरीका से प्लांट के डेवलपमेंट के लिए भी तो चाहिए उसको न्यूट्रिएंट, और वो न्यूट्रिएंट कहां से लेगा? सॉइल से लेगा। इसलिए सॉइल अच्छा होना चाहिए, है ना, न्यूट्रिएंट अच्छा होना चाहिए, न्यूट्रिएंट मिले उसे प्लांट को जितना चाहिए, जो न्यूट्रिएंट चाहिए जिस प्लांट को वो न्यूट्रिएंट मिलना चाहिए, तभी तो होगा ग्रो। ठीक है, अब पानी भी तो चाहिए, बिना पानी का कैसे प्लांट ग्रो हो जाएगा? नहीं होगा ना। तो पहला देखो न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, दूसरा इरिगेशन, और तीसरा क्रॉप पैटर्न। क्रॉप पैटर्न हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। ठीक है, तो पहला न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कैसे करेंगे ताकि जो प्लांट को जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो आसानी से मिल जाए और आराम से ग्रो हो जाए। ठीक है, इरिगेशन, पानी भी हम लोग को कैसे पटाना चाहिए, कैसे इरिगेशन करना चाहिए, है ना, ज्यादा पानी देना चाहिए, किसको, कौन से प्लांट को ज्यादा पानी देना चाहिए, किसको नहीं देना चाहिए, ये सभी माइंड में रहना चाहिए। ठीक है, और तीसरा है क्रॉप पैटर्न। ठीक है, तो हम लोग ये तीनों टॉपिक्स को देखेंगे। पहला है न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। देखिए, प्लांट्स को न्यूट्रिएंट कैसे मिलता है? प्लांट को न्यूट्रिएंट एयर के थ्रू मिलता है, वाटर के थ्रू मिलता है और सॉइल के थ्रू मिलता है। ठीक है, प्लांट को न्यूट्रिएंट एयर, वाटर और सॉइल के थ्रू मिलता है। एयर से क्या मिलता है सर? एयर से CO2 मिल गया, है ना। वाटर से क्या मिलता है सर? हाइड्रोजन मिल गया, ऑक्सीजन मिल गया। ठीक है, और सॉइल से बहुत तरह के न्यूट्रिएंट्स होता है। टोटल प्लांट को 16 न्यूट्रिएंट की जरूरत है। कितना न्यूट्रिएंट जरूरी है? 16 न्यूट्रिएंट जरूरी होता है। उसमें से तीन मतलब कौन कौन सा? हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन, ये एयर एंड वाटर से मिल जाता है। अब बचा कितना? अब बचा 13, और ये 13 न्यूट्रिएंट जो है ना वो सॉइल से लेता है प्लांट। ठीक है, समझ में आ गया ना, बहुत आसान है। टोटल प्लांट को कितना न्यूट्रिएंट जरूरी है? 16। वो 3 न्यूट्रिएंट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन कहां से लेगा? एयर और वाटर से। सर कैसे? एयर से CO2 ले लेगा, तो CO2 मतलब कार्बन, ऑक्सीजन मिल गया, और वाटर से हाइड्रोजन ले लेगा। ठीक है, 3 न्यूट्रिएंट उसको मिल जाता है वाटर और एयर से, और 13 न्यूट्रिएंट जो है सॉइल से मिलता है। ठीक है, सम न्यूट्रिएंट्स आर रिक्वायर्ड इन लार्ज क्वांटिटी, जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, अब सॉइल से 13 न्यूट्रिएंट है ना, तो सॉइल से जो ये दोनों तो मिलेगा, एयर वाटर से तो ये तीनों तो मिलेगा ही, है ना। सॉइल से जो 13 न्यूट्रिएंट है सॉइल में, उस न्यूट्रिएंट में प्लांट को कोई न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा अमाउंट में जरूरी है, उसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट। क्या बोलते हैं? मैक्रो मतलब बड़ा। और कुछ न्यूट्रिएंट जो है वो सॉइल से कम क्वांटिटी में लेता है, उसको हम लोग बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। मैक्रो मतलब ज्यादा क्वांटिटी में, और माइक्रो मतलब कम क्वांटिटी में, है ना। आर यू क्लियर? आई होप क्लियर हो रहा होगा। ठीक है, तो एक बार और समझते हैं न्यूट्रिएंट क्यों जरूरी है प्लांट को, ताकि प्रॉपर ग्रोथ हो। ठीक है, जैसे हम लोग को न्यूट्रिएंट जरूरी है, उसी तरीके से प्लांट को भी जरूरी है। प्लांट न्यूट्रिएंट कहां से लेता है? एयर, वाटर, सॉइल। एयर और वाटर से हाइड्रोजन, कार्बन और ऑक्सीजन लेता है, और 13 न्यूट्रिएंट सॉइल से लेता है। अब वो जो सॉइल से न्यूट्रिएंट ले रहा है, कुछ न्यूट्रिएंट बहुत ज्यादा अमाउंट में जरूरी होता है प्लांट को, जिसको हम लोग बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, और कुछ न्यूट्रिएंट कम अमाउंट में जरूरी होता है, उसको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, एयर से क्या क्या मिल गया? कार्बन और ऑक्सीजन, वाटर से हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ठीक है, अब सॉइल से देखिए, सॉइल मैक्रो न्यूट्रिएंट और माइक्रो न्यूट्रिएंट तुम्हारा सॉइल वाला ही आएगा। सॉइल से ही कुछ न्यूट्रिएंट ज्यादा ले रहा है और कुछ न्यूट्रिएंट कम ले रहा है। जो ज्यादा ले रहा है उसको बोलते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट, जो कम ले रहा है माइक्रो न्यूट्रिएंट। ठीक है, मैक्रो न्यूट्रिएंट में क्या आ गया? नाइट्रोजन और फास्फोरस, पोटेशियम, NPK। ठीक है, एकदम शॉर्ट में याद रखना है, NPK पढ़े होंगे 8th क्लास में। ठीक है, तो NPK मैक्रो न्यूट्रिएंट में आ जाएगा। ठीक है, फिर CMS
कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं NPK और ऐसे याद कर सकते हो MCS है ना। MCS मतलब मास्टर इन कंप्यूटर साइंस है ना, MCS। तो NPK और MCS वो का किसका पार्ट है, किसका एग्जांपल है, मैक्रोन्यूट्रिएंट का। ठीक है, तो NPK मतलब नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम और NCS मतलब मैग्नीशियम, कैल्शियम और सल्फर। ठीक है, अब माइक्रोन्यूट्रिएंट जो कम अमाउंट में जरूरी है, कम क्वांटिटी में जरूरी है, वो है आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन। ठीक है, आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन। ठीक है, तो इसमें कुछ कुछ याद कर लेना, जैसे कि आयरन याद कर सकते हो है ना, जिंक याद कर सकते हो, कॉपर याद कर सकते हो, क्लोरीन। देख रहे हो 1 2 3 4 5 6 न्यूट्रिएंट जो है ना वो सॉइल से ले रहा है, जिसको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट। आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम, क्लोरीन। सर तो ये ज्यादा है। अरे ज्यादा है ना, लेकिन ज्यादा क्वांटिटी में ये सब प्लांट को जरूरी है और ये सब कम कम क्वांटिटी में जरूरी है। और जो ज्यादा क्वांटिटी में जरूरी है उसको बोलते हैं मैक्रोन्यूट्रिएंट और जो कम क्वांटिटी में जरूरी होता है उसको बोलते हैं माइक्रोन्यूट्रिएंट। तो ये सब जो है ना कम क्वांटिटी में जरूरी है और ये सब ज्यादा क्वांटिटी में जरूरी है। ठीक है, तो NPK MCS हो गया और इसमें हो गया बोरॉन, क्लोरीन। ठीक है, बोरॉन, क्लोरीन हो गया, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, मोलिब्डेनम हो गया। ठीक है, ये सब तुम्हारा हो गया माइक्रोन्यूट्रिएंट में। ठीक है, ये सब सिंबल यहां दिया देखो, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, मैंगनीज, बोरॉन, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम और क्लोरीन। ठीक है, और ये सब न्यूट्रिएंट सॉइल से प्लांट लेता है। ठीक है, आर यू क्लियर? ठीक है, नेक्स्ट नोट्स भी बनाइए अपना कॉपी में है ना, कॉपी निकाल लीजिए और लिखिए है ना, खाली देखने से नहीं हो जाएगा। अगर आप देख रहे हैं खाली है ना तो देखने से कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, लिखते रहिएगा तो समझ में आएगा। अब है डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट अफेक्ट प्लांट्स। अच्छा मान लो ये सब न्यूट्रिएंट कहाँ से मिल रहा है, सॉइल से। अगर सॉइल में न्यूट्रिएंट नहीं रहेगा तो प्लांट का अच्छा से ग्रोथ होगा नहीं होगा। और अगर प्लांट सॉइल में न्यूट्रिएंट नहीं है तो क्या वो सॉइल कहलाएगा, नहीं, इनफर्टाइल होगा ना सॉइल। फिर फर्टाइल सॉइल तो नहीं कह सकते ना फिर। तो डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट अफेक्ट प्लांट है ना, फिजियोलॉजिकल प्रोसेस लाइक रिप्रोडक्शन, ग्रोथ है ना, ससेप्टिबिलिटी टू डिजीज है ना। पता है अगर सॉइल में ये सब न्यूट्रिएंट नहीं रहेगा तो प्लांट को बहुत तरह के प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, देखते हो नहीं हो, सिंपली हम लोग को अगर प्रोटीन ना मिले, शुरू से ही केवल कार्बोहाइड्रेट मिले तो हमारा बॉडी का ग्रोथ अच्छा से नहीं होगा है ना, अच्छा न्यूट्रिशन नहीं मिलता। देखते हो जिसको या जिनके घर में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिकल कंडीशन है उनको दाल नसीब नहीं हो रहा, केवल चावल है ना, पानी, मार भात है ना, चावल, नीमक ये सब खा लेता है, उन लोग का ज़्यादा अच्छा से ग्रोथ नहीं हो पाता है। ठीक है, तो ये मतलब न्यूट्रिएंट बहुत जरूरी है हम लोग के लिए भी और प्लांट के लिए भी। अगर प्लांट को अच्छा से न्यूट्रिएंट नहीं मिलेगा तो प्लांट ग्रोथ नहीं होगा है ना, आप ये समझ सकते हैं। समझाने का पीछे यही रीजन है। टू इंक्रीज द यील्ड बढ़ाने के लिए सॉइल को क्या करना पड़ेगा, सॉइल में न्यूट्रिएंट होना होगा। प्रोडक्शन तभी बढ़ेगा जब न्यूट्रिएंट प्रॉपर मिलेगा प्लांट को, और जब सॉइल में न्यूट्रिएंट नहीं है तो हम लोग को ऊपर से न्यूट्रिएंट देना होगा। ले भाई सॉइल को दे दिए, अब वो न्यूट्रिएंट कैसे दे सकते हैं, तो मैन्योर के थ्रू और दूसरा फर्टिलाइजर के थ्रू। समझ में आया? अगर प्लांट को क्या चाहिए प्रॉपर ग्रोथ के लिए, हाई यील्ड के लिए न्यूट्रिएंट, और वो न्यूट्रिएंट कहाँ से चाहिए, सॉइल से। अब सॉइल में न्यूट्रिएंट नहीं है तो अच्छा से ग्रोथ नहीं होगा, तो हम लोग को क्या देना होगा, प्लांट सॉइल में न्यूट्रिएंट देना होगा। और वो न्यूट्रिएंट कैसे दे सकते हैं, मैन्योर और फर्टिलाइजर के थ्रू दे सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग मैन्योर फर्टिलाइजर मतलब एक क्लास 8 में हम लोग पढ़े हैं डिफरेंस। ठीक है, तो 9 में भी वही है। मैन्योर को हम लोग बोलते हैं नेचुरल फर्टिलाइजर्स। Natural fertilizers. Manure. It is a natural substance obtained by the decomposition of dead and decaying vegetable matter, waste from farms, household waste and excreta of animals. ठीक है, तो हम लोग को मैन्योर कहाँ से मिलता है, तो डेड हो गया, डेड एंड डिकेइंग मैटर ऑफ
ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक मतलब जैसे प्लांट्स हो गया, एनिमल्स हो गया, उसका जो स्क्रेटा होता है या उसका पार्ट्स होता है, उसको जब हम लोग सड़ा गला देंगे तो उससे क्या बनता है, मैन्योर बनता है। क्या बनता है, मैन्योर। अब मैन्योर दो तरीका से होता है, मैन्योर दो तरीका से होता है। पहला कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्ट, ठीक है, और दूसरा ग्रीन मैन्योर भी होता है, ठीक है। तो देखिए कंपोस्ट यानी कि वर्मी कंपोस्ट, इट इज फॉर्म बाय द डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल एंड एनिमल वेस्ट, है ना, डोमेस्टिक वेस्ट एंड इरेडिकेटेड वीड्स। इरेडिकेटेड वेस्ट हो गया या प्लांट्स एनिमल्स का जो वेस्ट हो गया, ये सबसे क्या बनता है, कंपोस्ट बनता है। उसको क्या बोलते हैं, कंपोस्ट, ठीक है। द वेस्ट मैटर इज डिकम्पोज इन पीट्स, वो जो वेस्ट मैटर है उसको क्या करते हैं, पीट्स यानी कि गड्ढा में भर देते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कंपोस्टिंग, और उसी को क्या बोलते हैं, कंपोस्टिंग। समटाइम्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस आर डिकम्पोज्ड बाय अर्थवॉर्म, ठीक है। जो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, प्लांट वेस्ट, एनिमल वेस्ट, उसको जल्दी से डिकम्पोज करने के लिए अर्थवॉर्म का यूज करते हैं, ठीक है, एंड आर कन्वर्टेड इनटू ह्यूमस। दिस इज कॉल्ड वर्मी कंपोस्ट, इसको क्या बोलते हैं, वर्मी कंपोस्ट, ठीक है। ग्रीन मैन्योर किसको बोलते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन मैन्योर। कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्टिंग समझ में आ गया ना। क्या होता है कि जो प्लांट्स और एनिमल्स का वेस्ट होता है उसको हम लोग डिकम्पोज करते हैं, और वो अर्थ वॉर्म के थ्रू कर सकते हो, फास्ट करना है तो डिकम्पोज, ठीक है, और इसी को बोलते हैं कंपोस्ट, कंपोस्ट या वर्मी कंपोस्ट। क्लियर हो गया। ग्रीन मैन्योर क्या है, ग्रीन मैन्योर बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ग्रीन, ग्रीन मतलब ग्रीन, हरा भरा, है ना, मैन्योर। तो ग्रीन मैन्योर जो है, फार्मर ग्रो लेगुमिनस प्लांट। लेगुमिनस प्लांट समझते हो ना, लेगुमिनस प्लांट मतलब ऐसा प्लांट है ना जो प्रोटीन ज्यादा होता है, प्रोटीन, जैसे कि पी प्लांट हो गया, है ना, पल्स वाला जितना भी प्लांट है ना, सबको लेगुमिनस प्लांट कहते हैं। हम बताए थे वहां पे जब नाइट्रोजन फिक्सेशन पढ़ा रहे थे ना, तो उस टाइम हम लोग लेगुमिनस प्लांट के बारे में पढ़ते हैं। और लेगुमिनस प्लांट मतलब पल्स वाला प्लांट, जितना भी दाल वाला पौधा है, सोयाबीन पौधा है, ग्राउंडनट पौधा है ना, ये सबको क्या बोल करता है फार्मर, वो अपने अपने में ग्रो करता है ना, मतलब जो क्रॉप्स होते हैं ना उसके बीच में ये ग्रो कर देता है ना। जैसे कि लैंड है उस पर जो मेन क्रॉप्स है, मेन क्रॉप्स के साथ साथ ये सब प्लांट को भी ग्रो कर देता है, और ये सब प्लांट्स की वजह से क्या होता है कि प्लांट में न्यूट्रिएंट चला जाता है, ठीक है। लेगुमिनस प्लांट हेल्प्स टू रिप्लेनिश द नाइट्रोजन कंटेंट इन द सॉइल, क्योंकि लेगुमिनस प्लांट में प्रोटीन बहुत ज्यादा होता है, और जब उसको ग्रो कर देंगे तो प्रोटीन क्या हो जाएगा सॉइल में, यानी कि नाइट्रोजन जो सॉइल में है वो चला जाता है, ठीक है। समटाइम्स बिफोर सोइंग सीड्स प्लांट्स सच एज हम, गुआर आर ग्रोन एंड मर्ज्ड बाय प्लविंग देम इनटू द सॉइल, ठीक है। कहने का मतलब है ना, ग्रीन मैन्योर का मतलब है कि लेगुमिनस प्लांट को ग्रो कर देना सॉइल में, और उससे क्या होगा कि लेगुमिनस प्लांट की वजह से सॉइल में नाइट्रोजन का कंटेंट बढ़ जाएगा और सॉइल का फर्टिलिटी हो जाएगा, है ना, इसलिए इसको बोला गया ग्रीन मैन्योर। क्लियर हो गया। अब एडवांटेज क्या क्या है ग्रीन मैन्योर, एडवांटेज ऑफ मैन्योर। पहला है कि वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो होता है ना सॉइल का, वो बढ़ जाता है ना, सॉइल का जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी होता है वो बढ़ जाता है। दूसरा है मेक द सॉइल पोरस विच फैसिलिटेट द एक्सचेंज ऑफ गैसेस, है ना, ये क्या करता है कि सॉइल को जो है ना पोरस बनाता है, जिसकी वजह से एक्सचेंज ऑफ गैसेस अच्छा से होता है। इंप्रूव द टेक्सचर ऑफ द सॉइल, सॉइल का जो टेक्सचर होता है, बनावट होता है, उसको इंप्रूव करता है। रिप्लेनिश द जनरल डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट, और जो न्यूट्रिएंट की कमी होता है सॉइल में उसको पूरा करता है, ठीक है। तो एडवांटेज ऑफ मैन्योर पहला है वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल को बढ़ाएगा। दूसरा है कि वाटर सॉइल को पोरस बनाएगा ताकि एक्सचेंज ऑफ गैसेस हो। तीसरा है सॉइल का टेक्सचर को अच्छा करेगा। और चौथा क्या है कि जो न्यूट्रिएंट की कमी है सॉइल में उसको पूरा करेगा, है ना। आई होप क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट मैन्योर है और ये है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स मतलब केमिकल्स है एक तरह से, है ना, लैब में बनाया जाता है इसको, है ना, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। These are commercially produced nutrient supplying nitrogen, पता होगा इसका एग्जांपल याद रख लेना शॉर्ट में, एनपीके। मतलब फर्टिलाइजर में क्या होता है, यही तीन चीज होता है, पता है ना, ये तीन चीज क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट है, ये तीनों क्या है, मैक्रो न्यूट्रिएंट, पढ़े थे हम लोग ना, यही तीनों प्लांट को बहुत ज्यादा जरूरी है,
मैक्रोन्यूट्रेंट, ठीक है, एनपीके, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम, और यही होता है फर्टिलाइजर। मतलब लैब में जो है ना यही तीनों बनाया जाता है, ठीक है। These are the commercially produced nutrients supplying nitrogen, phosphorus, potassium for better vegetative growth and higher yield in high cost farming. हाई कोस्ट फार्मिंग है ना, जहां पे बहुत लंबा चौड़ा है, वहां पे खेती हो रहा है, वहां पे ये कम क्वांटिटी में बहुत ज्यादा प्रोडक्शन दे देता है। फर्टिलाइजर जितना मैन्योर यूज करते हैं ना हम लोग, मैन्योर अगर हमको सॉइल को फर्टाइल बनाना है तो बहुत ज्यादा मैन्योर की जरूरत होता है, लेकिन उसी जगह फर्टिलाइजर यूज करेंगे तो थोड़ा सा फर्टिलाइजर में वो प्लांट ग्रो हो जाता है, ठीक है। ये केमिकल्स है, एनपीके लैब में बनाया जाता है, ठीक है। दे शुड बी अलाउड विथ प्रॉपर डोज, है ना, अलाउड, है ना, दे शुड बी विथ प्रॉपर डोज, मतलब ज्यादा, समझ लो ना, प्रॉपर डोज देना चाहिए, है ना। यूज लिख दो, दे शुड बी यूज्ड विथ प्रॉपर डोज, टाइमिंग, ठीक है, एंड टाइमिंग, ठीक है, दे शुड बी यूज्ड विथ प्रॉपर डोज एंड टाइमिंग, ठीक है, ठीक है, ये याद रखना। अगर ऐसा नहीं करेंगे, अगर प्रॉपर डोज नहीं दे रहे हैं, है ना, प्रॉपर टाइमिंग भी नहीं दे रहे हैं, तो अगर ज्यादा यूज कर रहे हैं तो क्या होगा, पॉल्यूशन होता है, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। फर्टिलाइजर्स may be washed away by the excessive post application precaution to avoid wastage and water irrigation. This causes water pollution, ठीक है, वाटर पॉल्यूशन को भी कॉज करता है। ओवर यूज ऑफ फर्टिलाइजर्स रिड्यूस सॉइल फर्टिलिटी, अगर बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं तो सॉइल का फर्टिलिटी लूज हो जाएगा, बाय डिप्लेटिंग ऑर्गेनिक मैटर एंड हार्मिंग सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म होता है ना, वो खत्म हो जाएगा ज्यादा यूज करेंगे तो, ये ठीक है। फर्टिलाइजर्स ऑफर शॉर्ट टर्म बेनिफिट देता है, बट मैन्योर प्रोवाइड लॉन्ग टर्म सॉइल फर्टिलिटी, है ना, मतलब ये शॉर्ट टर्म में ही सॉइल फर्टाइल कर देगा, जबकि वो लॉन्ग टर्म बहुत ज्यादा लंबे समय तक रखेगा। मतलब डाले और वो प्लांट ग्रो हो गया, ठीक है, फिर प्लांट ग्रो करना तो फिर डालना पड़ेगा, जबकि मैन्योर से ऐसा नहीं है। मैन्योर जो है ना, मैन्योर में अगर डालेंगे तो बहुत लंबे समय तक वो फर्टाइल रहता है सॉइल। क्लियर हो गया। नेक्स्ट है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है? ऑर्गेनिक फार्मिंग इज द काइंड ऑफ फार्मिंग इन विच क्रॉप्स आर ग्रोन विदाउट यूजिंग केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स। मतलब ऐसा फार्मिंग जिसमें हम लोग कोई भी फर्टिलाइजर यूज नहीं कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइजर्स, और ना ही पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं, मतलब एकदम ऑर्गेनिक, जो पहले हमारा ट्रेडिशनल था, ट्रेडिशनल फार्मिंग पहले होता था ना, वैसा ही, है ना, वो बहुत ज्यादा हेल्दी होता है। देयर इज ए मैक्सिमम इनपुट ऑफ ऑर्गेनिक मैन्यूर और रिसाइकल फार्म वेस्टेज। इसमें मैन्यूर का यूज होता है, ठीक है, कोई भी केमिकल्स नहीं, कोई भी पेस्टिसाइड नहीं, ठीक है, एकदम ऑर्गेनिक होना चाहिए, है ना, मैन्यूर यूज किया जाएगा। बायो एजेंट सच एज ब्लू ग्रीन एल्गी आर यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ बायो फर्टिलाइजर्स। बायो फर्टिलाइजर्स के रूप में हम लोग ब्लू ग्रीन एल्गी का यूज करते हैं। नीम लीव्स एंड टर्मेरिक आर यूज्ड एज पेस्टिसाइड। देख रहे हो, नीम का पत्ता हो गया, टर्मेरिक हो गया, ये सबको पेस्टिसाइड के रूप में यूज किया जा रहा है। लेकिन आजकल जो केमिकल्स आता है पेस्टिसाइड, वो अलग आता है, पढ़े होंगे, वीडीसाइड, फंगीसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सब केमिकल्स है। और जबकि नीम लीव्स, टर्मेरिक जो है वो, समझ रहे हो ना, बहुत ऑर्गेनिक है ना। और फूड ग्रोन बाय ऑर्गेनिक फार्मिंग इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फूड। इस प्रोसेस, इस फार्मिंग से जो फूड ग्रोन होता है वो बहुत, उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक फूड। इन रिसेंट ईयर ऑर्गेनिक फार्मिंग हैज इंक्रीज्ड, ठीक है, हाल के समय में ये फार्मिंग बढ़ गया है। दिस इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज्ड अवेयरनेस इन पीपल अबाउट द सेफ्टी रिलेटेड टू द एनवायरमेंट एंड फूड, ठीक है, एनवायरमेंट और फूड को लेकर, इसका जो सेफ्टी है उसको लेकर ये को बढ़ावा दिया जा रहा है ऑर्गेनिक फार्मिंग, ठीक है। सर ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे मार्केट में समझेंगे कि ऑर्गेनिक फूड है? एक एग्जांपल बता देते हैं, जैसे कि आप देखे होंगे खीरा, खीरा देखिए ना, दो तरह के खीरा होता है मार्केट में, एक 20 रुपए किलो मिलेगा और एक 40 या 50 रुपए किलो रहेगा, जिसको हम लोग देसिया खीरा कहते हैं, अपने लैंग्वेज में क्या कहते हैं, देसिया खीरा। तो वो एक तरह का ऑर्गेनिक खीरा है। क्या है? ऑर्गेनिक खीरा, इसलिए उसका कॉस्ट ज्यादा है ना, उसका कॉस्ट ज्यादा है, कुछ ही लोग खा पाते हैं वो, है ना। लेकिन जो 20 रुपए किलो है वो तो सब कोई खरीद कर सकता है ना, जिसके पास पैसा कम है वो तो खरीद सकता है ना, खीरा तो खा सकता है ना, ठीक है। तो वो है तुम्हारा
केमिकल फर्टिलाइजर वगैरह से बनाया गया है, तो जो 20 रुपीज़ किलो वाला, लेकिन अच्छा है, ऐसा नहीं है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि नहीं खा सकते हैं, वो भी अच्छा है, ठीक है। ऐसा तो बहुत सारा ऐसा है जिसमें यूज हो रहा है, तो हम सबको तो नहीं छोड़ेंगे ना। तो ऑर्गेनिक हम बता रहे हैं कि ऑर्गेनिक फूड और वो जो फूड होता है उसमें क्या डिफरेंस है। तो जो खीरा है वो ऑर्गेनिक फार्मिंग से हुआ है। ऑर्गेनिक फार्मिंग मतलब ऐसा फार्मिंग जिसमें हम लोग ग्रीन मैन्योर का यूज करेंगे, है ना, कोई भी केमिकल्स फर्टिलाइजर्स और ये पेस्टिसाइड का यूज नहीं करेंगे, है ना। पेस्टिसाइड के रूप में हम लोग ग्रीन लीव्स, नीम लीव्स और मस्टर्ड का यूज करेंगे, ठीक है। उससे बहुत हेल्दी फूड होता है, ठीक है, बहुत समय लगता है, ठीक है, इसलिए इसका कॉस्ट ज्यादा होता है, समझ रहे हो ना, कॉस्ट ज्यादा होता है और बहुत हेल्दी भी है ना। और ये हाल के समय में इसको बढ़ावा दिया जा रहा है, ठीक है, इंडिया में। अब है इरिगेशन। दूसरा तरीका क्या था, इरिगेशन। पहला था कि हम लोग कैसे न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट करेंगे, और दूसरा है इरिगेशन। इरिगेशन मतलब पानी पहुंचाना। इन मोस्ट पार्ट ऑफ द इंडिया द सक्सेस ऑफ क्रॉप फील्ड डिपेंड्स ऑन मानसून। पता है ना, हमारे इंडिया में जो खेती है वो किस पे डिपेंडेंट है, रेन पे, पानी पे। अगर पानी नहीं हुआ तो रेन भी, पानी नहीं हुआ, रेन नहीं हुआ तो क्रॉप भी अच्छा यील्ड नहीं होगा। एंड सफिशिएंट रेनफॉल ड्यूरिंग द ग्रोइंग सीजन, ठीक है। और ये कब जरूरी है, जब ग्रोइंग सीजन मतलब जब ग्रो हो रहा है उस समय पानी बहुत जरूरी होना चाहिए। हैंस अ पुअर मानसून कॉजेज क्रॉप फेल्योर। अगर अच्छा मानसून नहीं हुआ तो क्रॉप फेल हो जाता है, ठीक है। इरिगेशन, इसीलिए उस केस में इरिगेशन जो है ना वो फॉलो करना चाहिए। अगर मान लो नेचुरल है, पानी हुआ नहीं हुआ, है ना, तो कितना डिपेंडेंट रहेंगे, ठीक है। तो इरिगेशन आया। इरिगेशन इज द आर्टिफिशियल मेथड। मान लो पहले के टाइम में तो लोग रहते थे ना डिपेंडेंट, लेकिन अब तो बहुत ज्यादा एडवांस हो गया ना। तो इरिगेशन जो है आर्टिफिशियल मेथड है जिसमें हम लोग वाटर को सप्लाई करते हैं क्रॉप फील्ड में, ठीक है। डिफरेंट काइंड्स ऑफ इरिगेशन सिस्टम सच एज वेल, कैनाल, रिवर रिफ्ट सिस्टम, टैंक, है ना, इस सबको अडॉप्ट किया गया है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द काइंड्स ऑफ वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल। रेन वाटर हार्वेस्टिंग एंड वाटर शेड मैनेजमेंट आर ऑल्सो यूज। रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब रेन वाटर को कलेक्ट कर लिए, उसको रख दिए, और जब प्लांट को जरूरी है तो वहां से पानी दे दिए। वाटर शेड मैनेजमेंट आर ऑल्सो यूज। चेक डैम, है ना, चेक डैम आर बिल्ड टू इंक्रीज ग्राउंड वाटर लेवल। डैम बनाया गया ताकि वाटर लेवल बना रहे। एडवांटेज क्या है, तो ये प्लांट्स को क्या करता है, प्रोवाइड करता है मॉइस्चर, ताकि वो सीड जर्मिनेट हो, मतलब सीड जर्मिनेशन में हेल्प करता है इरिगेशन। दूसरा है फैसिलिटेट्स द एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट बाय द मिनरल्स, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है, एक्सेस ऑफ वाटर इन द सॉइल लीड्स टू वाटर लॉगिंग। बहुत ज्यादा पानी दे देंगे तो क्या होगा, प्लांट खराब हो जाएगा। समटाइम्स इनहिबिट्स द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन। कभी कभी क्या होता है कि जर्मिनेशन भी नहीं होता। अगर पानी जितना जरूरी है उतना नहीं दिए, उससे ज्यादा दे दिए या उससे कम दिए, तो उस केस में क्या होगा, इरिगेशन नहीं, जर्मिनेशन नहीं होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, है ना। क्रॉप पैटर्न। क्रॉप पैटर्न में 3 पैटर्न है। पहला मिक्स क्रॉपिंग, दूसरा इंटर क्रॉपिंग और तीसरा क्रॉप रोटेशन, ठीक है। पहला है मिक्स क्रॉपिंग। मिक्स क्रॉपिंग मतलब 3-4 क्रॉप्स लेंगे, मिक्स करेंगे, उसका सीड ऐसे छीट देंगे। तो देख रहे हो कहीं से क्या होगा, देख रहे हो क्या हो रहा है, गुलाब का फूल यहां भी दिख रहा है, इधर अलग प्लांट है, ठीक है, इधर अलग प्लांट है, इधर अलग है, इधर अलग है, तो मतलब मिक्स होगा प्लांट, मतलब जहां तहां ऐसे बो दिए, ये मिक्स क्रॉपिंग। ये पहले के टाइम में होता था, पहले के टाइम में मिक्स क्रॉपिंग होता था, ठीक है। मिक्स क्रॉपिंग को ही इंप्रूव करके इंटर क्रॉपिंग आया, ठीक है। मिक्स क्रॉपिंग में क्या होता है, ग्रोइंग 2 और मोर क्रॉप्स सिमिल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड, ठीक है, मिनिमाइज द रिस्क ऑफ क्रॉप फेल्योर। क्यों ऐसा किया जाता है, ताकि क्रॉप फेल्योर ना हो। क्रॉप फेल्योर मतलब अगर पूरा खत्म ना हो क्रॉप, अगर मान लो कि कुछ कुछ प्लांट का फेल्योर हो सकता है, लेकिन सब तो नहीं हो सकता ना, क्योंकि सब अलग अलग है, ठीक है। तो देखिए कॉम्बिनेशन, वीट और ग्राम एक साथ बो सकते हैं, वीट मस्टर्ड को एक साथ बो सकते हैं, है ना, फेंट कर। ग्राउंडनट और सनफ्लावर को एक साथ बो सकते हैं, ठीक है। मतलब कि 2-3 क्रॉप्स का लिए, या वीट और ग्राम ले लिए, दोनों को मिला दिए सीड और उसको बो दिए, तो जहां तहां से क्या ग्रो हो रहा है, तो उसको बोलते हैं मिक्स क्रॉपिंग। और मिक्स क्रॉपिंग जो है वो क्रॉप फेल्योर को कम करता है, ठीक है। अब मिक्स क्रॉपिंग को ही इंप्रूव किया गया और क्या बना दिया गया उसको, इंटर क्रॉपिंग। इंटर क्रॉपिंग में क्या होगा, इसमें भी 2-3 सीड लेंगे,
है ना, लेकिन उसको ऐसे मिलाकर नहीं छीटेंगे, मिलाकर उसको नहीं बोएंगे, एक फिक्स रो में करेंगे। जैसे एक रो है, जैसे कि मान लीजिए रो मतलब समझ रहे हैं, देखिए ये रो है, इसमें देखो धनिया है ना, इसमें देखो पुदीना है, ठीक है, फिर धनिया है ना, फिर धनिया है, मतलब एक तरह का फिक्स रो में बोया जाएगा। अलग अलग क्रॉप, दो या दो से ज्यादा क्रॉप को एक ही लाइन में बोएंगे, लेकिन एक फिक्स रो में बोएंगे, ऐसे मिलाकर नहीं, जैसे तैसे नहीं करेंगे। तो जैसे जैसे कर रहे हैं उसको मिक्स क्रॉपिंग, और उसको उसी को इंप्रूव कर दिए तो इंटर क्रॉपिंग आ गया। ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप सिमिल्टेनियसली इन द सेम फील्ड इन अ डिफिनिट पैटर्न, एक डिफिनिट पैटर्न में होगा। इससे क्या होता है कि प्रोडक्टिविटी जो है ना पर यूनिट एरिया बढ़ता है। एग्जांपल सोयाबीन प्लस मेज, है ना, फिंगर मिलेट बाजरा प्लस लोबिया, ठीक है। तो इस तरीका से ये हो गया इंटरक्रॉपिंग। क्रॉप रोटेशन, क्रॉप रोटेशन हम लोग जो है एक साल में कितने तरह के क्रॉप ग्रो कर रहे हैं? दो तरह के, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप। देखते होंगे आप लोग, टाइमिंग देखिए, खरीफ क्रॉप जून जुलाई में बोया जाता है, सितंबर अक्टूबर में काट लिया जाता है, एक पीरियड हो गया खरीफ क्रॉप का। अब जैसे ही इसको कटाई होता है तो नवंबर दिसंबर में क्या बो देते हैं? रबी क्रॉप। अब रबी क्रॉप बोते हैं मई जून, मई अप्रैल में, अप्रैल मई में उसको कटाई हो जाता है, फिर से एक महीना के बाद फिर से रबी क्रॉप खरीफ क्रॉप होता है। देख लो रोटेशन हो रहा है, खरीफ क्रॉप रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप रबी क्रॉप, ये क्रॉप रोटेशन हो रहा है। इससे क्या होता है, क्रॉप रोटेशन से क्या होता है ना कि सॉइल का फर्टिलिटी बरकरार रहता है ना। सॉइल में से जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग यहाँ पर समझ सकते हैं, अगर मान लो कि एक लैंड है, ठीक है, इसमें लोग राइस का पौधा ग्रो किए, क्या किए, राइस का पौधा ग्रो किए, और कितने साल तक, 2 साल तक, 2 साल तक केवल राइस का ही पौधा ग्रो किए, राइस का प्लांट। तो क्या होगा, तीसरा साल जो है ना सॉइल का फर्टिलिटी लूज हो जाएगा। सर कैसे? अब जैसे सॉइल, राइस को जो न्यूट्रिएंट चाहिए, कहने का मतलब 2 साल तो ग्रो कर लिया, तीसरा साल राइस ग्रो नहीं होगा। सर कैसे? अब जैसे राइस ग्रो किए फर्स्ट ईयर, तो राइस क्या करेगा, सॉइल से न्यूट्रिएंट लेगा, ठीक है, दूसरे साल लिए, अब फिर सॉइल से क्या करेगा, न्यूट्रिएंट लेगा, है ना। अब जो राइस को जो न्यूट्रिएंट चाहिए वो न्यूट्रिएंट तो सॉइल से खत्म हो गया, सॉइल से पूरा हो गया खत्म। अब तीसरा साल जब यूज करेंगे तो वो जो राइस को चाहिए न्यूट्रिएंट तो सॉइल नहीं देगा ना। अब क्या राइस ग्रो होगा? नहीं होगा। इस तरीके से हम बोल सकते हैं सॉइल का फर्टिलिटी लूज हो गया, ठीक है। अब यहां पे क्या करते हैं, 6 महीना राइस ग्रो किए, 6 महीना राइस ग्रो किए, अब उससे न्यूट्रिएंट ले लिया, ठीक है। अब 6 महीना क्या किए, वीट ग्रो कर दिए, है ना। बहुत तरह के होता है ना, रबी क्रॉप खरीफ क्रॉप। रोटेशन से क्या होता है, सॉइल का फर्टिलिटी लूज नहीं होता है। ग्रोइंग ऑफ डिफरेंट क्रॉप ऑन द सेम लैंड इन अ प्री प्लान्ड सक्सेशन। प्री प्लान्ड सक्सेशन मतलब एक साथ नहीं, है ना, पहले ये ग्रो कर दिए तो दूसरा बार ये ग्रो करेंगे। अलॉज सॉइल टू कवर इट्स लॉस्ट न्यूट्रिएंट। इससे क्या होता है कि जो लॉस्ट न्यूट्रिएंट होता है वो कवर हो जाता है। जैसे मेज मस्टर्ड, सुगर कैन फेनुग्रीक, मेज पोटैटो, सुगर कैन पी, ठीक है, क्लियर हो गया। नेक्स्ट है क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। पहला पढ़ लिए क्रॉप वैरायटी इंप्रूवमेंट, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट पढ़ लिए, ठीक है, और अब पढ़ रहे हैं क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट। अब कैसे क्रॉप को प्रोटेक्ट करेंगे? सर प्रोटेक्ट किससे करना है? तो वही इंसेक्ट, है ना, बैक्टीरिया, रोडेंट, ये सबसे इंसेक्ट करना है, बचाना है प्लांट को, ठीक है। क्रॉप्स इन द फील्ड आर डैमेज्ड बाय वीड्स, इंसेक्ट, डिजीज, ठीक है, डिजीज, ठीक है, ये याद रखिएगा। डिजीज हो गया, वीड्स हो गया, इंसेक्ट पेस्ट हो गया, ये सबसे बचाना है प्लांट को ना। अगर मान लो कि क्रॉप वैरायटी इंप्रूव कर दिए, क्रॉप प्रोडक्शन मैनेजमेंट कर दिए, लेकिन क्रॉप प्रोटेक्शन नहीं किए, क्रॉप प्रोटेक्शन मैनेजमेंट ही नहीं किए, तो क्या इंसेक्ट पेस्ट होगा, वीड्स होगा, डिजीज होगा, ये सब क्या होगा, प्लांट को खराब कर देगा, और पूरा मेहनत पानी में, ठीक है। इसलिए हम लोग को क्रॉप प्रोटेक्शन भी जरूरी है। वीड्स आर अनवांटेड प्लांट विच ग्रो इन द फील्ड, है ना, पता है वीड्स अनवांटेड प्लांट होता है जो फील्ड में ग्रो होता है, जैसे कि जेंथियम, है ना, वाइल्ड ओट्स, या पार्थेनियम, है ना, साइपेनियस, है ना, साइपेनियस रोटुंडस, ठीक है, ये सब जो है वो सब वीड्स है। दे compete विद द क्रॉप फॉर फूड, है ना, फूड के लिए compete करता है, और हम नहीं चाहते हैं कि हमारे क्रॉप्स से कोई compete करे। हमारा जो मेरे लिए जो क्रॉप्स है उससे दूसरा कोई क्रॉप जो हमारे लिए जरूरी नहीं है वो compete करे, ऐसा होने देंगे? नहीं होने देंगे, ठीक है।
तो उसको क्या करेंगे, तुरंत हटा देंगे, है ना। स्पेस एंड सनलाइट, यूज न्यूट्रिएंट एंड रिड्यूस क्रॉप यील्ड। अब क्या होगा, जो वीड्स है वो वही लैंड में ग्रो हो रहा है, तो सॉइल का न्यूट्रिएंट भी यूज करेगा, सनलाइट भी यूज करेगा, जो हमारा प्लांट करता है वो सब यूज कर रहा है। तो ऐसा तो नहीं देख सकते है ना, उसको कबाड़ के तुरंत फेंकना पड़ेगा या उसको हटाना पड़ेगा, ठीक है। Cause it damage to the root, stem and leaves, suck cell sap and bore into the stem and fruit. They can reduce crop yield. Crop yield यानी कि क्रॉप का जो प्रोडक्शन है उसको कम कर देता है। Diseases in plant are caused by pathogens like virus, बैक्टीरिया, फंगी, हैं, और ये सब लगने की वजह से क्या होता है, क्रॉप यील्ड कम हो जाता है। वीड्स, इंसेक्ट, पेस्ट एंड डिजीज कैन बी कंट्रोल्ड बाय द केमिकल्स लाइक वीडिसाइड, पेस्टिसाइड सब। अब कैसे कंट्रोल करेंगे, है ना, तो बहुत सारा मार्केट में केमिकल्स है, पेस्टिसाइड्स है ना, जैसे कि वीडिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स, फंगिसाइड, इंसेक्टिसाइड, ये सब को क्या करेंगे हम लोग, स्प्रे करेंगे प्लांट पे, क्रॉप प्लांट पे स्प्रे करेंगे। और स्प्रे करने से क्या होगा कि अगर वीड्स है तो वीड्स खत्म हो जाएगा, वीडिसाइड अगर छीट रहे हैं तो वीडिसाइड से वीड खत्म, पेस्टिसाइड से पेस्ट खत्म, ठीक है, फंगिसाइड से फंगस खत्म, ठीक है। और यूज्ड फॉर ट्रीटिंग सीड्स एंड सॉइल, सिंस दीज केमिकल्स आर पॉइजनस, बहुत ज्यादा केमिकल्स पॉइजनस होता है ना। एक्सेसिव यूज ऑफ दिस केमिकल्स कैन कॉज इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन, है ना, ज्यादा अगर यूज करेंगे, और पॉइजनस भी होता है ना, अगर हम ले लेते हैं तो हमको भी खत्म हो जाएगा, है ना। इसलिए जो सब्जी उब्जी होता है उसको हमेशा जब घर में आता है तो धोकर ही बनाया जाता है, क्यों, क्योंकि उसमें कौन कौन सा केमिकल्स यूज हुआ है, ठीक है। चलिए, अब जो कोई भी फ्रूट व्रूट है तो उसको भी कोई स्टूडेंट क्या होता है कि बिना धोए आया मार्केट से तुरंत खा लिए, है ना, गलत है, उसको धोकर खाना चाहिए, ठीक है। अब है ग्रेन को कैसे स्टोर करेंगे, है ना, स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स। द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द डैमेज एंड लॉस ऑफ ग्रेन आर बायोटिक फैक्टर। कौन कौन सा फैक्टर है जो स्टोर ग्रेन को इफेक्ट करेगा, तो पहला क्या है, पहला है बायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर में आ गया बैक्टीरिया, फंगी, इंसेक्ट, रोडेंट, ये सब क्या कर सकता है ना, ग्रेन को हार्म पहुंचा सकता है। एंड ए बायोटिक फैक्टर जैसे मॉइस्चर, टेम्परेचर, है ना, इन द प्लेस ऑफ स्टोरेज, जहां पे स्टोर कर रहे हैं वहां पे बायोटिक फैक्टर और ए बायोटिक फैक्टर दोनों हार्म पहुंचा सकता है। इसलिए हम लोग जहां पे स्टोर कर रहे हैं तो ये सब चीज को देखेंगे, है ना, कि हाँ भाई चूहा तो नहीं है ना, बैक्टीरिया, जर्म्स, मॉइस्चर तो नहीं ना है, यहाँ पे पानी तो नहीं आ रहा है ना, इस तरह चीज, ये सब चीज को हम लोग को देखना पड़ता है, ठीक है। बिफोर स्टोरेज द ग्रेन्स आर क्लीन्ड एंड ड्राइड इन द सनलाइट। स्टोरेज से पहले क्या करते हैं, उसको सनलाइट में रखते हैं, धूप में रखते हैं, ताकि वो सूख जाए आराम से, है ना, कोई मॉइस्चर वगैरह ना रहे, ठीक है। मॉइस्चर रहेगा तो क्या होगा, फ्यूमिगेटेड टू किल पेस्ट, ठीक है। तो हम लोग का ये एग्रीकल्चर वाला पार्ट खत्म हो गया, है ना, क्रॉप प्रोडक्शन वाला पार्ट खत्म हो गया। अब हम लोग सेकेंड पार्ट पढ़ेंगे, एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है कि एक तरह का साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है एनिमल लाइफ स्टॉक का। एनिमल लाइफ स्टॉक, एनिमल लाइफ स्टॉक का साइंटिफिक मैनेजमेंट इज कॉल्ड एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। इसमें क्या क्या आता है, फीडिंग, ब्रीडिंग और डिजीज कंट्रोल। हम लोग क्या करेंगे, खाना, कैसा खाना देंगे इसको, ब्रीडिंग करना, कौन सा ब्रीड का है ना, वही वैरायटी वाला, है ना, अगर ज्यादा अच्छा वाला है ब्रीड वाला तो वो ज्यादा प्रोडक्शन देता है, ठीक है। डिजीज कंट्रोल, कैसे बीमारी ना हो लोग को, है ना, कोई भी एनिमल वगैरह को बीमारी ना हो, उसके लिए क्या क्या करेंगे, ठीक है। तो तीन चीज हम लोग इसमें पढ़ेंगे, फीडिंग, ब्रीडिंग और डिजीज कंट्रोल, ठीक है। एनिमल हस्बेंड्री में हम लोग किसके किसके बारे में पढ़ेंगे, एनिमल बेस्ड फार्मिंग करेंगे इसमें, जैसे कि कैटल फार्मिंग, कैटल फार्मिंग में ही आ जाएगा ये, ठीक है, ये सब। फिर पोल्ट्री फार्मिंग, फिशिंग फार्मिंग, और करेंगे एक चीज और करेंगे, क्या करेंगे पता है, बी कीपिंग। बी कीपिंग एनसीईआरटी में दिया है, हर बुक में दिया है, ठीक है। बी कीपिंग पहला हम लोग पढ़ेंगे कैटल फार्मिंग, फिर पढ़ेंगे पोल्ट्री फार्मिंग, फिशिंग फार्मिंग और बी कीपिंग, ठीक है। पहला है कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग मतलब गाय बैल, है ना, चाहे बकरी, सीप, ये सब का जो पालन होता है उसी को बोलते हैं कैटल फार्मिंग। कैटल फार्मिंग में किसका किसका पालन करते हैं, किसका किसका फार्मिंग करेंगे कैटल फार्मिंग में, तो बफेलो, है ना, काउ, गॉट, सीप, ठीक है, ये याद रखना। कैटल हस्बेंड्री सर्व्स टू पर्पसेस, पहला मिल्क प्रोडक्शन और दूसरा है ड्राउट लेबर। ड्राउट लेबर मतलब मिल्क प्रोडक्शन, मतलब ऐसा एनिमल जिससे हमको मिल्क मिलता है, और ड्राउट लेबर मतलब जो खेत वगैरह में काम आता है, ठीक है, लेबर के रूप में यूज होता है, ठीक है। एग्रीकल्चर वर्क सच एज टीलिंग, इरिगेशन एंड काटिंग,
मतलब इरिगेशन के लिए, टिलिंग के लिए, काटिंग के लिए ड्राउट लेबर के रूप में यूज होता है। और मिल्क प्रोडक्शन जान ही रहे हैं। इंडियन कैटल इंक्लूड 2 स्पेसीज, है ना। इंडियन कैटल में 2 स्पेसीज आता है। पहला बोस इंडिका, बोस इंडिकस जिसको काव बोलते हैं, और बोस बाबुलाइज, है ना, बुबालेज, ये बफेलोज हो गया। काव का इंडियन स्पेसीज को क्या बोलते हैं? बॉस इंडिकस। और बफेलो का तो हो जाएगा बॉस बुबालिस, बुफेलोज से बुबेलाइज, बुबालिस, और बॉस इंडिकस। ठीक है, तो काव का इंडियन स्पेसीज बॉस इंडिकस और काव का बॉस बुबालिस। ठीक है, मिल्क प्रोड्यूसिंग फीमेल्स आर कॉल्ड मिलिच एनिमल। मिल्च एनिमल, मिल्च एनिमल मतलब ऐसा एनिमल जो मिल्क देता है ना। डेयरी एनिमल्स भी बोलते हैं। ठीक है, कैटल्स आर यूज्ड फॉर फार्म लेबर आर कॉल्ड ड्राउट एनिमल्स। फार्म लेबर यानी कि खेत में काम करने के लिए जो एनिमल्स को यूज करते हैं, कैटल को यूज करते हैं, उसको बोलते हैं ड्राउट एनिमल। इसमें आ गया वो बैल। मिल्क प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज बाय इंक्रीजिंग द लैक्टेशन पीरियड। ठीक है, मिल्क प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जा सकता है? तो मिल्क प्रोडक्शन जो होता है ना, वो लैक्टेशन पीरियड को अगर बढ़ाएंगे, व्हाट इज लैक्टेशन पीरियड बताते हैं। लैक्टेशन पीरियड को बढ़ा देंगे तो मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ जाएगा। ठीक है, तो सर क्या होता है लैक्टेशन पीरियड? जैसे कि जब गाय, है ना, बच्चा जन्म देती है, तो उस समय क्या होता है कि मिल्क का प्रोडक्शन होता है, स्टार्ट होता है। ठीक है, जब बच्चा देती है ना, तो उस समय मिल्क का प्रोडक्शन होता है। ठीक है, और उसी लैक्टेशन पीरियड को बढ़ाने के लिए, है ना, बढ़ाने का जो होता है ना, उसी दूध के जो दे रहा है उसी के टाइमिंग को बढ़ा दिए, तो उसी को बोलते हैं लैक्टेशन पीरियड। ठीक है, लिखा है एक्सोटिक। अब ये कैसे हम बढ़ाएंगे लैक्टेशन पीरियड, वो देखो। एक्सोटिक और फॉरेन ब्रीड, है ना, देखो ये फॉरेन ब्रीड है, जर्सी, ब्राउन स्विस, ये सब क्या है? ये सब एक्सोटिक या फॉरेन ब्रीड है। ठीक है, इंडियन ब्रीड नहीं है। आर सेलेक्टेड फॉर अ लॉन्ग लैक्टेशन पीरियड, मतलब ये सब का जो है ना लैक्टेशन पीरियड बहुत ज्यादा होता है। जर्सी गाय, है ना, ब्राउन स्विस, ये सब का लैक्टेशन पीरियड ज्यादा होता है। और इंडियन ब्रीड में आ गया, इंडियन ब्रीड में आ गया रेड सिंधी, साहीवाल, है ना। सो एक्सीलेंट डिजीज रेजिस्टेंट, है ना, बीमारी नहीं है, कोई भी टेम्परेचर में झेल लेगा, है ना, कैसा भी टेम्परेचर हो, क्या हो, खाना पीना नहीं मिलता है फिर भी जिंदा रह जाता है ना। जबकि ये जर्सी हो गया, इसके लिए एसी चाहिए, पता ना, एसी लगा रहता है। जहाँ जाओगे अगर कभी जहाँ दूध मिलता है वहाँ जाना और जर्सी गाय को देखना, एकदम लाट शाही में रहता है वो। ठीक है, और इंडियन काउ देखते हो ना, किसी भी टेम्परेचर में झेल लेता है ना, खाना भी मिल रहा है नहीं मिल रहा है ना, वो सबको भी झेल लेता है। ठीक है, तो जो लैक्टेशन पीरियड होता है वो एक्सोटिक ब्रीड जो होता है ना उसमें ज्यादा होता है, और जबकि जो लोकल ब्रीड होता है इंडियन ब्रीड, साहीवाल, रेड सिंधी, इसका जो है डिजीज रेसिस्टेंट ज्यादा होता है, बीमारी नहीं होता है। ठीक है, और जबकि उल्लू का बीमारी का प्रॉब्लम बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका लैक्टेशन पीरियड ज्यादा है, इसमें डिजीज रेसिस्टेंट है, दोनों के बीच में क्या करेंगे, है ना, क्रॉसिंग करवा देंगे। तो क्रॉसिंग की वजह से जो नया ब्रीड आएगा वो क्या होगा, लैक्टेशन पीरियड भी ज्यादा होगा उसका, और लैक्टेशन पीरियड भी ज्यादा होगा और डिजीज रेसिस्टेंट भी होगा, जैसे हम लोग प्लांट में किए तो वैसा ही। ठीक है, लिखा है द टू कैन बी क्रॉस ब्रीड टू गेट एनिमल विद बोथ द डिजायर्ड क्वालिटी, है ना। कहने का मतलब है जर्सी या ब्राउन स्विस, ये हो गया फॉरेन ब्रीड, और लोकल ब्रीड या इंडियन ब्रीड के बीच में जब क्रॉसिंग करवा देंगे तो जो नया ब्रीड आएगा उसमें लैक्टेशन पीरियड भी ज्यादा होगा और डिजीज रेसिस्टेंट भी होगा। ठीक है, इस तरीका से ब्रीड चेंज हो जाता है ना, डिजीज भी नहीं हो रहा है और प्लस लैक्टेशन पीरियड भी ज्यादा हो गया। प्रॉपर क्लीनिंग एंड शेल्टर आर एसेंशियल, पता है ना, अगर साफ सफाई नहीं कर रहे हैं, ठीक है, अच्छा उसको घर नहीं दे रहे हैं तो क्या होगा, है ना, एक तरह से अच्छा से फिर वो प्रोडक्शन नहीं करेगा, है ना। मतलब प्रॉपर क्लीनिंग जरूरी है, साफ सफाई नहीं रखेंगे तो उसको बीमारी होने का बहुत ज्यादा चांसेस रहेगा। प्रॉपर क्लीनिंग एंड शेल्टर आर एसेंशियल फॉर ह्यूमन फार्मिंग, एनिमल हेल्थ एंड द प्रोडक्शन ऑफ क्लीन मिल्क, अच्छा मिल्क का प्रोडक्शन होगा। एनिमल नीड रेगुलर ब्रशिंग टू रिमूव डर्ट एंड लूज हेयर, है ना, रेगुलर उसको ब्रशिंग करना चाहिए ताकि डर्ट हो गया, लूज हेयर हो गया, सब निकल सके। दे शुड बी शेल्टर्ड इन वेल वेंटिलेटेड रूम, अच्छा वेंटिलेटेड रहना चाहिए, हवा हुआ आना चाहिए, ऑक्सीजन। ठीक है, सेट टू प्रोटेक्ट फ्रॉम रेन, है ना, रेन से बचाना चाहिए। ठीक है,
हीट हो गया, कोल्ड हो गया। द फ्लोर शुड बी स्लोप, फ्लोर जो होना चाहिए स्लोप होना चाहिए। स्लोप इन द सेंस समझ रहे ना, अगर वो मान लीजिए कि पॉटी करता है या टॉयलेट करता है तो नीचे आराम से बह जाए, ऐसा कि नहीं वहीं पे स्टोर हो गया, उससे क्या होगा, जर्म्स बैक्टीरिया वगैरह ज्यादा जनरेट होगा। ठीक है, और आसानी हो भी साफ करना, पानी थोड़ा सा डाल दिए तो नीचे सब बह गया। ठीक है, तो इसलिए फ्लोर कैसा होना चाहिए, स्लोप होना चाहिए, है ना, ताकि हमेशा सूखा रहे, है ना, क्लीनिंग आसानी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट देख रहे ये जर्सी है ना, ये ब्रॉन्ज स्विस हो गया, देख रहे हो गाय, और ये रेड सिंधी है ना, साहिवाल है, ये सब तो आप लोग देखे होंगे, है ना, हरियाणा वगैरह में जाइएगा ये सब गाय होता है। ठीक है, तो ये रेड सिंधी हो गया, साहिवाल हो गया, और ये ब्राउन स्विस जर्सी। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा फॉरेन ब्रीड, और ये हो गया इंडियन ब्रीड। और ये दोनों के जब बीच में क्रॉसिंग करवाया जाएगा तो उससे जो नया वैरायटी आएगा, है ना, वो तुम्हारा रेक्टेशन पीरियड भी ज्यादा होगा उसका, और डिजीज रेसिस्टेंट होगा। मतलब कहने का मतलब जर्सी हो गया, ब्राउन स्विस हो गया, ये दोनों का लैक्टेशन पीरियड ज्यादा होता है, लेकिन एसी में रहने वाले हैं। ठीक है, जबकि रेड सिंधी साहिवाल इंडियन ब्रीड है, ये डिजीज रेसिस्टेंट है। ठीक है, और इसका लैक्टेशन पीरियड कम है। ठीक है, लैक्टेशन पीरियड कम है लेकिन डिजीज रेसिस्टेंट है। तो दोनों के बीच में क्या करेंगे, क्रॉसिंग करवाएंगे, जो नया ब्रीड आएगा उसका लैक्टेशन पीरियड भी ज्यादा होगा और डिजीज रेसिस्टेंट भी होगा। कैटल फीड शुड इंक्लूड रफेज कंटेनिंग मैनली टिबर एंड कंसंट्रेट कंटेनिंग प्रोटीन एंड अदर न्यूट्रिएंट। बोल रहा है कि जो क्या खाना है, उसका खाना क्या देना, कुछ भी खाना दे देंगे, नहीं, रफेज ज्यादा होना चाहिए ना, उस खाना में क्या होना चाहिए, रफेज ज्यादा होना चाहिए, प्रोटीन ज्यादा होना चाहिए, तभी तो मिल्क अच्छा मिलेगा। कैटल डिजीज आर कॉज्ड बाय पैरासाइट, बैक्टीरिया, वायरस। ठीक है, मतलब कैटल में होने वाला बीमारी किसकी वजह से होता है, पैरासाइट की वजह से, बैक्टीरिया की वजह से, वायरस की वजह से। एक्सटर्नल पैरासाइट कॉजेज स्किन डिजीज, जो एक्सटर्नल पैरासाइट होता है वो स्किन डिजीज करता है, जबकि इंटरनल पैरासाइट वर्म्स लाइक स्टमक एंड इंटेस्टाइन। फ्लूक डैमेज द लीवर, फ्लूक जो होता है वो डैमेज को लीवर करता है, लीवर को डैमेज कर देता है, इसीलिए वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम देना चाहिए। ठीक है, वैक्सीनेशन आर गिवन टू प्रोटेक्ट फ्रॉम वायरल एंड बैक्टीरियल डिजीज। मतलब उन लोगों का हेल्थ का भी ख्याल रखना है, अगर हेल्थ का ख्याल नहीं रखेंगे तो क्या होगा, ज्यादा दिन तक नहीं देगा दूध, है ना, खराब हो जाएगा, फिर कोई फायदा ही नहीं है ना। तो ये हो गया आपका कैटल फार्मिंग। दूसरा है पोल्ट्री फार्मिंग। पोल्ट्री फार्मिंग जिससे हमको क्या मिलता है, एग और मीट। ठीक है, एग और मीट। पोल्ट्री फार्मिंग इज डन फॉर एग प्रोडक्शन एंड चिकन मीट। ठीक है, इंप्रूव लिखा है देखो ना, पोल्ट्री फार्मिंग में क्या होता है, किस लिए किया जाता है, ताकि एग का प्रोडक्शन हो और चिकन मीट हो। इंप्रूव पोल्ट्री ब्रीड आर डेवलप टू प्रोवाइड लेयर्स फॉर एग। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेयर, लेयर मतलब, लेयर्स मतलब इंप्रूव्ड वैरायटी है। लेयर से क्या मिलता है, एग, और ब्रॉयलर से क्या मिलता है, मीट। ठीक है, ये याद रखना, लेयर से क्या मिलता है, एग, और ब्रॉयलर से मिलता है मीट। ठीक है, क्रॉस ब्रीडिंग बिटवीन इंडियन वैरायटी, अब किसके बीच में होगा क्रॉस, तो इंडियन वैरायटी जिसको बोलते हैं एसील, देखो ये इंडियन वैरायटी है। ठीक है, और ये लैग हॉर्न्स है, फॉरेन ब्रीड है। ठीक है, इंडियन वैरायटी एसील एंड फॉरेन वैरायटी लैग हॉर्न। ठीक है, इसके बीच में क्या करवाया जाएगा, तो क्रॉस करवाया जाएगा, और जब क्रॉस करवाया जाएगा तो नया वैरायटी आएगा, और जब नया वैरायटी आएगा तो उससे क्या होगा, उससे एग और वो क्या बोलते हैं, एग और वो अच्छा देता है। ठीक है, फॉर गुड प्रोडक्शन ऑफ पोल्ट्री बर्ड्स दे आर गिवन प्रॉपर न्यूट्रिशन, अच्छा से न्यूट्रिशन देना चाहिए, हाइजीनिक कंडीशन में रखना है, प्रॉपर टेम्परेचर कंडीशन रखना चाहिए। ठीक है, ब्रॉयल चिकन्स आर फेड विद विटामिन, प्रोटीन एंड फैट रिच फीड फॉर बेटर ग्रोथ। ठीक है, जो ब्रॉयल चिकन होता है उसको अच्छा विटामिन वाला खाना, प्रोटीन, फैट, ये सब वाला देना चाहिए। और जब पोल्ट्री फॉल्स आर अफेक्टेड बाय द डिजीज कॉज्ड बाय वायरस, बैक्टीरिया और फंगी। जो फॉल्स होता है, सुगंध होता है, गंध होता है, ठीक है, कितना खराब गंध होता है, तो सबको ध्यान देना चाहिए। एंड पैरासाइट, दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीज बाय प्रॉपर सैनिटेशन। ठीक है, दे आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम डिजीज, उन लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहिए डिजीज से, इसलिए प्रॉपर सैनिटेशन करना चाहिए, है ना, वैक्सीनेशन देना चाहिए, है ना, ये सब करना चाहिए। आगे है, देख लो ये लेग हॉर्न है, ये असील है। ठीक है, दोनों के बीच में क्रॉस करवाकर एक जो नया ब्रीड आता है उससे मीट और एग ज्यादा मिलता है। ठीक है, फिश प्रोडक्शन,
है ना। नेक्स्ट है फिश प्रोडक्शन, जिसको बोलते हैं पीसी कल्चर। क्या बोलते हैं? पीसी कल्चर। ठीक है, पता है फिश क्या है? बहुत ज्यादा प्रोटीन देने वाला फूड है ना। फिश इज अ सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन इन आवर फूड। ठीक है, देयर आर टू वेज ऑफ ऑब्टेनिंग फिश। दो तरीका है फिश को ऑब्टेन करने का। पहला है नेचुरल तरीका, जिसको बोलते हैं कैप्चर फिशिंग, और दूसरा है फिश फार्मिंग, जिसको बोलते हैं कल्चर फिशरी। कल्चर फिशरी क्या बोलते हैं? कल्चर फिशरी। मतलब फिश से हमको बहुत ज्यादा प्रोटीन मिलता है। फिश को निकालने का, फिश मतलब दो तरीका से हम लोग ऑब्टेन कर सकते हैं फिश को। पहला नेचुरल तरीका, जिसको बोलते हैं कैप्चरिंग फिश, और दूसरा है हम लोग एक तरह से फार्मिंग करते हैं, जिसको बोलते हैं कल्चर फिशरी। तो वाटर सोर्सेज ऑफ फिशेस कैन बी सी वाटर और फ्रेश वाटर। पता है ना, समुद्र का पानी भी हो सकता है, फ्रेश वाटर भी हो सकता है, जैसे रिवर, पॉन्ड, लेक। ठीक है, पहला है मैरीन फिशरी और दूसरा है इनलैंड फिशरी। मैरीन फिशरी मतलब जो समुद्र में होता है ना, मतलब ऐसा फिश जो समुद्र में पाया जाएगा, उसको बोलेंगे मैरीन फिशरी। द पॉपुलर मैरीन फिश वैरायटी आर पॉम्फ्रेट, मैक्रेल, टूना, सार्डाइन, इटीसी। ये सब जो है ना वो मैरीन है। मैरीन मतलब समुद्र में पाया जाने वाला फिश है। ठीक है, दे आर कॉट बाई फिशिंग नेट्स फ्रॉम बोट्स। ठीक है, मतलब बोट में है, नेट को छीट दिए तो नेट से जो मछली आएगा वो मछली को हम लोग क्या करेंगे? खाने में यूज करेंगे। ठीक है, देख रहे हो यहाँ पर, देखो ये है मैरीन फिशरी। मैरीन फिशरी में क्या हो गया? मुल्लेट, भैक्टी, है ना, पर्ल स्पोर्ट। ठीक है, ये देख रहे हो झींगा फिंगा कुछ है। ठीक है, मसल्स हो गया, पर्ल ओस्टर हो गया। अब कैसे किया जा रहा है? तो ये देखो किस तरीके समुद्र में जाल बनाया है ना, इस तरीका से पकड़ता है। Some marine fishery are formed in sea water. These include prawn, mullet, pearl spots, mussels, oyster. We get pearl from oyster. ठीक है, हम लोग पर्ल जो मोती होता है वो किससे मिलता है? ऑयस्टर से मिलता है। फिर है इनलैंड फिशरी। इनलैंड मतलब जो फ्रेश वाटर होता है ना, इनलैंड मतलब चारों तरफ से इनलैंड है, मतलब जमीन है एक तरह से। कल्चर फिशरी जो होता है ना, इसी में आता है इनलैंड फिशरी में। कल्चर फिशरी इज डन इन फ्रेश वाटर एंड ब्रैकिश वाटर वेयर सी वाटर एंड फ्रेश वाटर मिक्स टुगेदर। जहां पे फ्रेश वाटर और सॉल्टी वाटर मिलता है उसको बोलते हैं ब्रैकिश वाटर। ठीक है, और फ्रेश वाटर में आ गया तुम्हारा रिवर, पॉन्ड्स, लेक्स। ठीक है, ये आता है जहां पे ब्रैकिश वाटर होता है ना, सी वाटर और फ्रेश वाटर मिलता है, वहां पे वो अच्छा साइट माना जाता है फिश के लिए, है ना, फिशिंग के लिए बहुत अच्छा साइट माना जाता है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंपोजिट फिश कल्चर। द कॉमन फिशेस इन इनलैंड फिशेस फार्म आर रोहू, कैटला, है ना, मृगल, ग्रास कार्प, सिल्वर कार्प। ठीक है, कॉमन कार्प, ये सब क्या है? ये सब तुम्हारा इनलैंड फिशेस है ना, जो फ्रेश वाटर में पाया जाता है। देख रहे हो ये वाला, ये देखा होगा तुम लोग, है ना, काटला, रोहू भी देखा होगा। ये हो गया ग्रास कार्प्स, है ना, सिल्वर कार्प, ये सब देखे होगे तुम। ठीक है, और ये देख रहे हो थोड़ा सा तालाब है, इसमें फिशिंग कर रहा है, तो ये कल्चर फिशरी में आ गया, है ना। नेक्स्ट है बी कीपिंग। बी कीपिंग मतलब जिसको हम लोग बोलते हैं एपीकल्चर। कल्चर मतलब वही है ना, फार्मिंग, है ना, और जबकि एपीज मतलब बी होता है, एपीज मतलब बी। इट इज एन एग्रीकल्चर इंटरप्राइज ऑफ रियरिंग हनी बीज फॉर हनी वैक्स। ठीक है, मतलब एक तरह से खेती कर रहे हैं, एक तरह से बी कीपिंग कर रहे हैं, और इससे क्या मिल रहा है हम लोग को? हनी बीज से, हनी बीज को पालते हैं, हनी बीज को करते हैं, है ना, और हनी मिलता है और वैक्स मिलता है। क्या मिलता है? एक मध मिल गया और एक वैक्स मिल गया। बीहिव्स यानी कि जो मधुमक्खी का छत्ता होता है, ये वाला बीहिव्स। ठीक है, बीहिव्स आर द सोर्सेस ऑफ वैक्स। इट इज यूज्ड इन मेडिसिन। वैक्स का यूज कहाँ होता है? मेडिसिन में यूज करते हैं। द लोकल बी वैरायटी यूज्ड फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन आर, देखो जो लोकल वैरायटी है यानी कि इंडियन वैरायटी। पहला हो गया एपिस सेरेना इंडिका, इंडियन बी हो गया, आर डोरसाटा रॉक बी हो गया, एंड ए फ्लोरा लिटिल बी हो गया। ठीक है, पता होगा कि बी में एक होती है क्वीन बी, ना, क्वीन बी, एक होता है वर्कर्स, मतलब बी का ही हो गया टाइप्स, और एक होता है ड्रोन। ठीक है, ये वर्कर्स क्या करता है कि नेक्टर वगैरह को जाता है, नेक्टर वगैरह को कलेक्ट करके लेके आता है, और क्वीन बी है, और क्वीन बी और ड्रोन बी दोनों मिलकर क्या इसका प्रोडक्शन को बढ़ाती है, ताकि बी का ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो, जनसंख्या बढ़े। ठीक है, और वर्कर बी क्या करती है? पूरा काम करती है, बी लाती है, वो बनाती है, वो करती है। ठीक है,
इटालियन बीफ वैरायटी देखो, इटालियन में आगे एवा मेलिफेरा इज इंट्रोड्यूस विच हैज हाई हनी कलेक्शन कैपेसिटी। इसका बहुत ज्यादा कैपेसिटी है हनी कलेक्शन का, ठीक है। लोअर स्टिंगिंग, स्टे इन अ बिहेव फॉर लॉन्ग पीरियड, ठीक है, एंड ब्रीड वेरी वेल। बहुत अच्छा वैरायटी है, ठीक है। देख रहे हो ये एपिस मेलिफेरा, फिर एपिस फ्लोरा हो गया, एपिस डोर्साटा हो गया, ये सब तो देखा होगा, काटा भी होगा तुमको, है ना। एपिस सेरेना इंडिका, ठीक है, ये हो गया बिहेव्स, ठीक है। नेक्स्ट फॉर कमर्शियल हनी प्रोडक्शन बी फार्म्स और एपियरीज आर स्टेब्लिश्ड। मतलब कमर्शियल हनी प्रोडक्शन के लिए क्या किया जाता है, बी फार्म बनाया जाता है, जिसको हम लोग एपियरीज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एपियरीज, जहां पे हनी वगैरह को रखा जाता है ना। देख रहे हो ना इस तरीके का, ये वाला, इसमें सब में छत्ता है, मधुमक्खी का छत्ता है, ठीक है, इस तरह से फार्मिंग हो रहा है, ठीक है। द टेस्ट ऑफ हनी डिपेंड, पता नहीं क्या है ना, टेस्ट ऑफ हनी डिपेंड ऑन द पास्चर्स और द फ्लावर्स अवेलेबल फॉर नेक्टर एंड पॉलन कनेक्शन। मतलब कि टेस्ट जो है वो किस पे डिपेंड करता है कि कौन से फ्लावर से वो नेक्टर आ रहा है, ठीक है, इस पे डिपेंड करता है। या हनी का क्वालिटी होना चाहिए यहाँ पे, है ना। इसको क्वालिटी कर देना। The quality and taste of honey depend on the pasturage or the flowers available for nectar and pollen collection। मतलब कि कहाँ से कौन से फ्लावर से आ रहा है उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। देख रहे हो ये, है ना, एपियरीज है या बी फार्म है, ये हनी है, मध है, ठीक है। फिर देखो कैसे निकाला जा रहा है, ठीक है। फिर देखो कैसे ये फ्लावर से नेक्टर को सक कर रहा है, ठीक है। इसके ऊपर क्या लग गया, पॉलन ग्रेन देखो लग गया, ठीक है। तो हम लोग का ये टॉपिक्स इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज कंप्लीट हो गया। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा, ठीक है। और ये वन शॉट है ना, इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज का वन शॉट है, ठीक है। आप लोग अच्छी तरीके से देख लीजिए, नोट्स बना लीजिए अच्छी तरीके से, ठीक है। और पढ़ाई कीजिए, है ना, पढ़ाई कीजिए। एनसीईआरटी बुक पूरा लाइन बाय लाइन पढ़िए, क्योंकि एनसीईआरटी का ही पूरा टॉपिक्स है, ठीक है।